प्रतिकूली काल है, आपका टाइम आपके हाथ में है नहीं, तो इसलिए हमने सोचा आपको लास्ट टाइम में एकदम लास्ट मिनट में आपको थोड़ा सा अपडेट कर दिया जाए तो कल एग्जाम अच्छा हो। ठीक है भाई, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा वीडियो को जरूर आपको शेयर करना, लाइक करना, कमेंट्स करना और साथ साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा के रखना। ठीक है भाई, चलते हैं फिर स्टार्ट करते हैं जल्दी जल्दी, क्योंकि टाइम आपके हाथ में भी नहीं है तो इसलिए जल्दी जल्दी इसको ख़त्म करें। ठीक है भाई, चले स्टार्ट करें। चलिए 3 चैप्टर से आज हम 3 चैप्टर लेके डिस्कस करने वाले हैं। जो आपको बताया हमने 3 चैप्टर्स लेके आज हम डिस्कस करेंगे, जो कि देखिए 3 चैप्टर क्या क्या है। एक है फिनेंशियल मैनेजमेंट, उसका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, फिर फिनेंशियल मार्केट उसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एंड मार्केटिंग मैनेजमेंट। ये 3 चैप्टर रह गया था, लास्ट जो हमने 1 शॉट दिए थे उसमें बाकी 3 चैप्टर कर दिए थे आपका, जो 6 चैप्टर का, और आज हम करेंगे बाकी 3 चैप्टर का। ठीक है भाई, चले स्टार्ट करें जल्दी जल्दी। चलिए फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे फिनेंशियल मैनेजमेंट। फिनेंशियल मैनेजमेंट में आपका 2 मार्क्स में जो क्वेश्चन आ सकते हैं उसका कुछ क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको लेके आज हम पहले डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं कि 2 मार्क्स में क्या क्या क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ सकते हैं और उसका आंसर भी क्या होगा। ठीक है भाई, चले क्या क्वेश्चन दिया देखिए, व्हाट इज मीन बाय वर्किंग कैपिटल साइकिल। वर्किंग कैपिटल साइकिल क्या होता है? वर्किंग कैपिटल साइकिल्स रेफर्स टू टाइम पीरियड बिटवीन परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड रियलाइजेशन ऑफ कैश। ठीक है, ये टाइम पीरियड जो है उसको बोला जाता है वर्किंग कैपिटल साइकिल। ठीक है, चले बेंगली में भी दिया हुआ है, बांग्लाয় দিয়ে রেখেছি, যারা বাংলায় পড়ছো তাদের জন্য বাংলায় লেখা আছে, বাংলায় তোমরা পড়ে নিতে পারবে, বাংলায় ওগুলো তোমরা কপি করে নিতে পারো বা স্ক্রিনশট করে নিয়ে বা আমার সাথে ভিডিওতে সাথে সাথে পড়তে থাকো, তাহলে কমপ্লিট হয়ে যাবে। ঠিক আছে, চলো আমরা আগে যাই। नेक्स्ट क्वेश्चंस व्हाट इज करेंट लायबिलिटी। करेंट लायबिलिटी क्या होता है आपको ऑलरेडी पता है, आप लोग अकाउंट्स के लोग हैं, आपको पता होना चाहिए। करेंट लायबिलिटीज आर दोज एक्टिव ऑब्लिगेशंस व्हिच आर पेएबल विद इन 1 ईयर। ठीक है, जो 1 साल के अंदर आपको जो लायबिलिटीज पे करना होता है उसको बोला जाता है करेंट लायबिलिटीज। ठीक है भाई, व्हाट इज मीन बाय एसेट मिक्स। एसेट मिक्स क्या होता है? एसेट मिक्स रेफर्स टू द प्रोपोर्शन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एंड करेंट एसेट्स। टोटल एसेट के अंदर कितना फिक्स्ड एसेट्स है, कितना करेंट एसेट्स है, उसको मिला के बोलते हैं एसेट मिक्स। ठीक है भाई, चले आगे बढ़े। नेक्स्ट क्या बोला गया आपको भाई, गिव्स 2 एग्जाम्पल ऑफ कैश कैपिटल। कैश कैपिटल क्या होता है? एक होता है कैश इन हैंड और एक होता है बैंक बैलेंस, इसको बोला जाता है कैश कैपिटल। ठीक है, व्हाट इज वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल इज द एक्सेस ऑफ करेंट एसेट्स ओवर करेंट लायबिलिटीज। इसका मतलब है वर्किंग कैपिटल इक्वल टू, ऐसे भी लिख सकते हैं आप, वर्किंग कैपिटल इक्वल टू CA करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटीज। ठीक है भाई, वर्किंग कैपिटल इक्वल टू करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटीज, ये भी आप लिख सकते हैं। ठीक है भाई, इसको डेफिनेशन देना है, फिर साथ में ये जो इक्वेशन है उसको भी आप लिख देंगे। चलिए आगे बढ़े। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फिनेंशियल मैनेजमेंट। फिनेंशियल मैनेजमेंट का जो ऑब्जेक्टिव्स है उसको हमने ऑलरेडी आगे डिस्कस किए हैं। तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? मेन ऑब्जेक्टिव है टू मैक्सिमाइज शेयर होल्डर्स वेल्थ। ठीक है, तो मेन ऑब्जेक्टिव है मैक्सिमाइज शेयर होल्डर्स वेल्थ, शेयर होल्डर्स वेल्थ को मैक्सिमाइज करना। नेक्स्ट क्या बोला गया है, गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। ये तो आपको पता ही है, लैंड मशीनरी बहुत सारे हैं, आपको पता है, आप लिख सकते हैं ऐसे भी। व्हाट इज फिक्स्ड कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल क्या होता है? फिक्स्ड कैपिटल इज द कैपिटल इन्वेस्टेड इन फिक्स्ड एसेट। जो फिक्स्ड एसेट खरीदने के लिए जो कैपिटल हम लोग इन्वेस्ट करते हैं उसको बोला जाता है फिक्स्ड कैपिटल। ठीक है, नाउ व्हाट इज फिनेंशियल प्लानिंग। फिनेंशियल प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ एस्टिमेटिंग कैपिटल नीड्स एंड डिटरमाइनिंग इट्स सोर्सेज। सीधी सी बात है, प्लानिंग करना और कहाँ से वो सोर्स कहाँ है, कहाँ से वो कैपिटल हम अरेंज कर पाएंगे, इसको बोलते हैं फिनेंशियल प्लानिंग। व्हाट इज ऑपरेटिंग साइकिल। ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है? ऑपरेटिंग साइकिल इज द टाइम टेकन टू कन्वर्ट रॉ मटेरियल इनटू कैश। रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट बना के सेल करने के लिए जितना टाइम लगता है, सेल करके जो कैश आपके आएगा इतने टाइम जो बीच में आता है उसको बोला जाता है ऑपरेटिंग साइकिल। ठीक है भाई। व्हाट इज फिनेंशियल लीवरेज। फिनेंशियल लीवरेज मीन्स द यूज ऑफ डेब्ट टू इंक्रीज शेयर होल्डर्स रिटर्न।
डेब्ट को बढ़ाना, मतलब डेब्ट को ज़्यादा यूज़ करना अपना कैपिटल स्ट्रक्चर में, जिसमें शेयर होल्डर्स का रिटर्न बढ़ जाए, तो उसको बोला जाता है फिनेंशियल लीवरेज। हम थोड़ा जल्दी भाग रहे हैं क्योंकि बहुत सारे 3 चैप्टर्स है भाई, 3 चैप्टर्स के इतने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करना है हमें। तो फिर व्हाट इज़ द मेन फैक्टर अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजंस, क्या फैक्टर्स है जो डिविडेंड डिसीजन में ज़्यादा अफेक्ट करता है, कौन सा? जैसे अवेलेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना अवेलेबल है उसके ऊपर ही डिविडेंड डिसीजन हम लेते हैं। हाउ विल यू डिटरमाइन डेब्ट इक्विटी रेशियो, डेब्ट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला लिखना है, आपको पता भी है, टोटल एसेट्स डिवाइड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी, और शेयर होल्डर्स फंड भी लिख सकते हैं हम। व्हाट इज मीन बाय फिनेंशियल स्ट्रक्चर, फिनेंशियल स्ट्रक्चर रिफर्स टू कंपोजिशन ऑफ लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फंड, लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फंड जो है उसका जो फिनेंशियल स्ट्रक्चर, मतलब लॉन्ग टर्म सोर्सेज का जो फंड है, उस फंड का जो स्ट्रक्चर है, कितना अपना लोन कैपिटल है, कितना अपना ओन कैपिटल है, ये एक साथ मिला के बोला जाता है कैपिटल फिनेंशियल स्ट्रक्चर। कितना इक्विटीज़ है, कितना लोन है, कितना डिवेंचर है, तो उनको बोला जाता है कैपिटल स्ट्रक्चर। ठीक है भाई। मेंशन 2 फीचर्स ऑफ वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल 2 फीचर्स पूछा है आपको, इट इज़ शॉर्ट टर्म इन नेचर, और दूसरा है इट इज़ यूज टू डे ऑपरेशन के लिए इसको यूज़ किया जाता है। ये शॉर्ट टर्म के लिए, और दूसरा है डे टू डे ऑपरेशन के लिए यूज़ किया जाता है। यही शॉर्ट क्वेश्चन है ज़्यादा से ज़्यादा, और जो लॉन्ग क्वेश्चन हमने 3 और 5 मार्क्स में बोला है, उसके अंदर से भी आपको 2 मार्क्स में क्वेश्चन डाल सकते हैं कि 2 पॉइंट लिखने के लिए बोल देगा, तो फिर 2 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है भाई, चलिए और आगे बढ़ते, ज़्यादा बातें नहीं करते। चलिए, बातें तो हम पढ़ाई का ही कर रहे हैं। खैर, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस फॉर 3 एंड 5 मार्क्स के लिए जो होगा उसके क्वेश्चंस क्या क्या है देखिए, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिस्कस द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है भाई। Financial management is concerned with the efficient procurement and utilization of funds in a business। ये तो मेन उसका फंक्शन है, मेन काम है। सो इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज टू एंश्योर प्रॉपर फिनेंशियल प्लानिंग एंड कंट्रोल, सीधी सी बात है। तो इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या क्या है, ऑब्जेक्टिव मेनली क्या है देखते हैं। इसमें अगर हम ऑब्जेक्टिव फिनेंशियल मैनेजमेंट कैन बी क्लासिफाइड इनटू ट्रेडिशनली ऑब्जेक्टिव, जो एक तरफ से ट्रेडिशनल ऑब्जेक्ट है और दूसरी तरफ से आपका मॉडर्न ऑब्जेक्ट है, ऐसे आपको बांटा गया है इसको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनका जो ऑब्जेक्ट है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मीन्स दिस इज द ट्रेडिशनल ऑब्जेक्ट। ट्रेडिशनल ऑब्जेक्ट था प्रॉफिट मैक्सिमाइज करेंगे तो बिजनेस अच्छा चलेगा, मतलब बिजनेस का ग्रोथ हो रहा है, बिजनेस अच्छा चल रहा है, इसका मतलब हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो रहा है, तो बिजनेस अच्छा चल रहा है। तो पहले का जो फिनेंशियल मैनेजमेंट का मेन एम था, ऑब्जेक्टिव था प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, जैसे कि फार्म को सर्वाइवल हो और ग्रोथ हो। ठीक है, ये पहले का था। दूसरा, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए इट इज़ इग्नोर्स रिस्क फैक्टर। इसमें रिस्क फैक्टर को इसका लिमिटेशन क्या है कि भाई इसमें रिस्क फैक्टर को इग्नोर किया जाता है। इट इग्नोर्स टाइम वैल्यू ऑफ मनी, टाइम वैल्यू ऑफ मनी को इग्नोर किया जाता है। इट इज़ वेग एंड अनक्लियर, ये स्पष्ट नहीं है, क्लियर नहीं है। ठीक है, ये इसमें गलतियां हैं। नाउ आते हैं वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन अभी मॉडर्न कॉन्सेप्ट है। दिस इज द मॉडर्न एंड सुपीरियर ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इट्स एम्स एट मैक्सिमाइजिंग द मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर होल्डर्स वेल्थ। ठीक है, शेयर होल्डर्स वेल्थ का मार्केट वैल्यू जितना बढ़े वो मैक्सिमाइज करना इनका मेन मोटो है। ठीक है भाई, इसमें क्या कंसीडर किया जाता है, इसमें जरूर रिस्क फैक्टर भी कंसीडर किया जाता है, इसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी को भी कंसीडर किया जाता है, और लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए सोचा जाता है। तो इसलिए ये बेस्ट पॉलिसीज़ है, ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन से वेल्थ मैक्सिमाइजेशन बेस्ट पॉलिसीज़ है। ठीक है भाई, क्लियर। चलिए, इसके अलावा भी और कुछ ऑब्जेक्टिव्स है, जैसे कि बिसाइड्स विद वेल्थ एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑल्सो सम एट प्रॉपर मोबाइलाइजेशन ऑफ फंड्स। जो फंड हमने उठा के लाए हैं उसको प्रॉपर तरीके से यूज़ करें, क्योंकि प्रॉपर हम जो फंड कलेक्ट करके लाए हैं उसको प्रॉपर तरीके से प्रॉफिटेबल प्लेस में यूज़ किया जाए। नेक्स्ट है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, जो फंड हम लाए हैं उसको ऑप्टिमम यूटिलाइज किया जाए। नेक्स्ट है मेंटेनिंग लिक्विडिटी मेंटेन किया जाए, और इंश्योरिंग फिनेंशियल स्टेबिलिटी। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का जो फिनेंशियल स्टेबिलिटी हो वो स्टेबल रहे, वो चीज़ आपको देखना है। ठीक है,
जो लोग বাংলা में লিখने वाले हैं मतलब जो যারা বাংলায় লিখবে তাদের জন্য কিন্তু বাংলা নোট সাথে সাথে রয়েছে, তোমরা বাংলা নোটগুলো দেখে নাও, ঠিক আছে। नेक्स्ट क्या है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ फिनांशियल मैनेजमेंट। फिनांशियल मैनेजमेंट का क्या इंपॉर्टेंस है, आर्थिक व्यवस्थापनार गुरुत्व की सेटा आमरा आबार एखन जानबो, ठीक है। ओके चलो, तो फिनांशियल मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्मूथ फंक्शनिंग और ग्रोथ ऑफ अ बिजनेस, ठीक है। तो इसका इंपॉर्टेंस क्या क्या है, जैसे क्या हेल्प करता है ये। नंबर 1, प्रॉपर फंड यूटिलाइजेशन, जो फंड हम कलेक्ट करके लाए हैं उसको प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करें, मतलब प्रॉफिटेबल जगह पे हम उसको यूटिलाइज करें, वेस्टेज ना करें। नेक्स्ट क्या है काम, नेक्स्ट इंपॉर्टेंस क्या है, एंश्योर्स लिक्विडिटी। ये जो आपका फिनेंशियल मैनेजमेंट हो वो ये चीज़ एंश्योर करते हैं कि कैश का जो फ्लो है वो शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन को फुलफिल कर पाए, मीट कर पाए, ये चीज़ वो देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, इट हेल्प्स मेकिंग इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग डिसीजंस टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट। मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करने के लिए ये प्रॉपर डिसीजन वगैरह लेते हैं। और क्या करते हैं भाई, फिनेंशियल स्टेबिलिटी, इट एंश्योर्स लॉन्ग टर्म फिनेंशियल स्टेबिलिटी फॉर बाय प्रॉपर प्लानिंग एंड कंट्रोल ऑफ द फंड। नेक्स्ट, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, फिनेंशियल मैनेजमेंट प्रोवाइड्स रिसोर्सेज फॉर एक्सपेंशन एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ बिजनेस, ठीक है भाई। फिनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन, फिनेंशियल मैनेजमेंट क्या करता है कि बिजनेस का ग्रोथ करने के लिए रिसोर्स को प्रॉपर तरीके से यूज़ करते हैं, एक्सपेंशन ऑफ मॉडर्न जो बिजनेस पॉलिसीज है उसमें प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करते हैं। अर्थात आर्थिक व्यवस्थापना व्यवसार सम्प्रसारण और आधुनिकीकरणের জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদ সরবরাহ করে থাকে, ঠিক আছে। चलो आगे जाइए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, हम बहुत ही जल्दी भाग रहे हैं हमें लग रहा है, लेकिन क्या करें, हम और ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको समझा सकते थे डिटेल में, लेकिन अभी हमारे हाथ में टाइम नहीं, मतलब आपके हाथ में टाइम नहीं है, इसीलिए हम थोड़ा सा फास्ट भाग रहे हैं, जल्दी जल्दी वन शॉट में, ठीक है भाई। तो डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ फिनेंशियल प्लानिंग। फिनेंशियल प्लानिंग का क्या इंपॉर्टेंस है, फिनेंशियल प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ एस्टिमेटिंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स एंड डिटरमाइनिंग सोर्सेज ऑफ फंड्स ऑफ अ बिजनेस, ठीक है भाई। क्या बोला है, फिनेंशियल प्लानिंग इज द प्रोसेस, एक प्रोसेस है, एक मेथड है जो क्या करता है, कैपिटल कितना रिक्वायर्ड है उसका एस्टिमेट करते हैं, साथ साथ में कहाँ से वो आएगा और कैसे उसको यूज़ किया जाएगा ये सेट करते हैं, ठीक है। तो क्या क्या इसका इंपॉर्टेंस है, देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, फिनेंशियल प्लानिंग एंश्योर्स फंड्स आर यूज्ड एफिशिएंटली एंड नॉट वेस्टेज ऑफ फंड, ठीक है भाई। और क्या करते हैं भाई, और एडिक्वेट फंड अवेलेबिलिटी, इट एंश्योर्स अवेलेबिलिटी ऑफ सफिशिएंट फंड्स व्हेन एवर इज नीडेड फॉर द बिजनेस, जब भी बिजनेस के लिए फंड चाहिए वो फंड अवेलेबल रहे। हेल्प्स इन एक्सपेंशन, फिनेंशियल प्लानिंग प्रोवाइड्स रिसोर्सेज फॉर बिजनेस ग्रोथ एंड मॉडर्नाइजेशन। नेक्स्ट, मिनिमाइज रिस्क, it helps in anticipating financial problems and taking preventive measures, ठीक है भाई। और क्या करते हैं ये, facilitates decision making, it assists management in making investment, financing and dividend decisions लेने में help करता है। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन एनी 6 फैक्टर्स अफेक्टिंग द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ बिजनेस। वर्किंग कैपिटल जो है वो सिलेक्ट करने में रिक्वायरमेंट कितना होगा, वो क्या क्या चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, ऐसे 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लेके अब हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ बिजनेस जो है वो डिपेंड्स ऑन द सेवरल फैक्टर्स, बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, उसमें से एक एक करके हम अभी डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ। जैसे नेचर ऑफ बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग फार्म्स यूजुअली रिक्वायर्ड मोर वर्किंग कैपिटल, क्योंकि उन्हें ज़्यादा कैपिटल चाहिए होता है, रॉ मटेरियल कलेक्ट करना पड़ता है, लेबर को पैसा देना पड़ता है, इसलिए ज़्यादा उनको वर्किंग कैपिटल चाहिए होता है। लेकिन ट्रेडिंग फार्म में उससे कम जनरली क्या होता है, वर्किंग कैपिटल चाहिए होता है। नेक्स्ट, स्केल ऑफ ऑपरेशंस, लार्ज फार्म्स हायर प्रोडक्शन एंड सेल्स रिक्वायर्ड मोर वर्किंग कैपिटल। नेचुरल है, जो फार्म छोटा होगा प्रोडक्शन कम होगा, स्केल ऑफ ऑपरेशन कम होगा तो कम वर्किंग कैपिटल लगेगा। और क्या है,
बिजनेस साइकिल के ऊपर भी डिपेंड करता है, क्योंकि ड्यूरिंग पीक सीजन्स मोर वर्किंग कैपिटल इज रिक्वायर्ड, क्योंकि जब पीक टाइम चलता है कोई प्रोडक्ट का, उस टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करना पड़ता है, उसके लिए वर्किंग कैपिटल भी ज़्यादा चाहिए होता है, कि ज़्यादा रॉ मटेरियल खरीदना पड़ता है, स्टोर में रखना पड़ता है, इसीलिए ज़्यादा खर्चा बढ़ जाता है। नेक्स्ट प्रोडक्शन साइकिल, लॉन्गर प्रोडक्शन साइकिल, मतलब जो प्रोडक्शन होता है अगर लंबा प्रोसेस में होता है तो उसके लिए ज़्यादा ही आपको वर्किंग कैपिटल लगेगा, अगर शॉर्ट प्रोसेस में होगा तो वर्किंग कैपिटल कम लगेगा। ठीक है। क्रेडिट पॉलिसी, लिबरल क्रेडिट टू कस्टमर्स इंक्रीजेज रिसीवेबल एंड दास वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगा, क्योंकि अगर आप ज़्यादा क्रेडिट देंगे, जब सेल करेंगे कस्टमर को ज़्यादा क्रेडिट देंगे, ज़्यादा टाइम के लिए क्रेडिट देंगे, तो आपका वर्किंग कैपिटल भी ज़्यादा लगेगा। नेक्स्ट, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स, इफ रॉ मटेरियल्स आर स्केयर्स और नीड टू बी स्टॉक, आपको स्टॉक करके रखना पड़ेगा, जो जल्दी मिलता नहीं है उसके लिए आपको पहले से खरीद के रखना पड़ेगा, तो इसका मतलब वर्किंग कैपिटल आपका ब्लॉक रहेगा स्टॉक में। ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन ब्रीफली द फैक्टर्स डिटरमाइनिंग वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल डिटरमाइन मतलब फिर फैक्टर्स क्या क्या है। अच्छा, अभी हमने पढ़ा दिए सेम क्वेश्चंस, दोबारा आ गया, तो एक ही क्वेश्चन दोबारा आ गया। चलिए नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए साउंड कैपिटल स्ट्रक्चर। एक अच्छा कैपिटल स्ट्रक्चर का क्या फीचर्स होना चाहिए, देखते हैं। ए साउंड कैपिटल स्ट्रक्चर इज वन ऑफ दैट एंश्योर्स एन ऑप्टिमल मिक्स ऑफ डेब्ट इक्विटी to meet the financial need of a business while minimizing risk and cost। रिस्क एंड कॉस्ट दोनों ही कम होगा, और साथ साथ में एक प्रॉपर मिक्स होगा किसका, डेब्ट कैपिटल का एंड इक्विटी का, जिसमें जो इक्विटी शेयर होल्डर से उनका ज़्यादा फायदा हो, मतलब ओनर का फायदा ज़्यादा हो। ठीक है भाई। तो इसका फीचर्स क्या क्या है एक एक करके डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, बैलेंस बिटवीन डेब्ट एंड इक्विटी। ए साउंड कैपिटल स्ट्रक्चर मेंटेन प्रॉपर प्रोपोर्शन ऑफ डेब्ट एंड इक्विटी, जो प्रॉपर प्रोपोर्शन में रखे, जिसमें रिस्क भी कम हो, कॉस्ट भी कम पड़े। स्टेबिलिटी, द स्ट्रक्चर शुड प्रोवाइड ए लॉन्ग टर्म फिनेंशियल स्टेबिलिटी, बरकरार रहे बिजनेस का, ये चीज़ एश्योर करे। सो इट शुड लीड टू फ्रीक्वेंट चेंज इन कैपिटल कंपोजिशन दैट में इफेक्ट द इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस, है ना। तो अगर बार बार आप कैपिटल स्ट्रक्चर में चेंज लाएंगे तो जो इन्वेस्टर्स है उसमें थोड़ा सा डाउट आएगा, वो ठीक महसूस नहीं करेगा, है ना। फ्लेक्सिबिलिटी, इट शुड अलाउ कंपनी टू रेज एडिशनल फंड्स व्हेन एवर इज नीडेड। जब भी पैसा एक्स्ट्रा चाहिए होगा वो पैसा जुगाड़ करने का मौका उनको मिले। मीन्स फ्लेक्सिबल इंश्योर्स दैट कंपनी कैन रिस्पॉन्स टू चेंज, जब भी चेंज होगा, फिनेंशियल चेंजेस होगा, कोई भी चेंजेस आएगा, वो चेंज के साथ वो रिस्पॉन्ड कर पाए। ठीक है। कोई अपॉर्चुनिटी उसके सामने आए तो अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट कर पाए, ऐसे होना चाहिए। लो कॉस्ट ऑफ कैपिटल, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। ये साउंड स्ट्रक्चर एम्स मिनिमाइज द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। उनका मेन मोटो ही होता है ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल उसका कम लगे, है ना। सो इट बैलेंस चीप डेब्ट विथ मोर एक्सपेंसिव इक्विटी टू रिड्यूस द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल घटाना इनका मेन मोटो रहता है, क्योंकि डेब्ट कैपिटल आपका चीप होता है, लेकिन इक्विटी कैपिटल आपका एक्चुअल में क्या होता है, कॉस्टली एक्सपेंसिव होता है। सेफ्टी, इट शुड प्रोटेक्ट द बिजनेस फ्रॉम फिनेंशियल डिस्ट्रेस और इंसॉल्वेंसी, है ना। बिजनेस फिनेंशियली डिस्ट्रेस ना हो और इंसॉल्वेंसी कंडीशन ना आ जाए, ये चीज़ ये सेफ्टी देते हैं, एश्योर करते हैं। ठीक है। तो कैपिटल स्ट्रक्चर ये चीज़ एश्योर करता है कि फिक्स्ड ऑब्लिगेशन लाइक इंटरेस्ट एंड डिविडेंड्स कैन बी मेड कंफर्टेबली, आराम से हम दे पाए। ऐसा नहीं कि इंटरेस्ट नहीं दे पा रहा है, डिविडेंड नहीं दे पा रहा है शेयर होल्डर्स को, तो फिर बिजनेस में भाई मज़ा नहीं आएगा, सब इन्वेस्टर्स छोड़ के आपको भागेगा। नेक्स्ट है प्रॉफिटेबिलिटी। ए साउंड कैपिटल स्ट्रक्चर सपोर्ट्स अर्निंग एडिक्वेट नेचर रिटर्न्स ऑन शेयर होल्डर। जो शेयर होल्डर जो शेयर इन्वेस्ट किए, मतलब शेयर के लिए इन्वेस्ट किए, उसको प्रॉपर रिटर्न मिले, ये चीज़ एश्योर करता है। ठीक है। सो इट एंश्योर्स दैट फिनेंशियल मिक्स चूजन मैक्सिमाइज शेयर होल्डर्स वेल्थ व्हाइल कीपिंग रिस्क एट एन एक्सेप्टेबल लेवल। रिस्क एक्सेप्टेबल लेवल रख के
मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे हम हासिल कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर। बहुत ज़्यादा हम भाग रहे हैं ना, आपको अगर लग रहा है हम ज़्यादा भाग रहे हैं, आप स्लो पढ़िए, थोड़ा सा रुक के। आज टाइम है, पूरा दिन आपके पास है ना, पूरा अभी काफ़ी टाइम है, पढ़ सकते हैं, रात जाग के भी पढ़ लीजिए क्योंकि अच्छा रिजल्ट आपको करना है। ठीक है, चलिए, डिफरेंस बिटवीन परमानेंट कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल एंड परमानेंट और फिक्स कैपिटल में क्या अंतर है, डिफरेंस क्या है, देखते हैं। सब इंपॉर्टेंट, जितना क्वेश्चन हमने दिया है सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से क्वेश्चन आपको आएगा ही आएगा। ठीक है, आपको सोचने का जरूरत नहीं, इसी में से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या बोला गया, मीनिंग इन्वेस्टमेंट इज ए लॉन्ग टर्म एसेट्स। ये जो परमानेंट कैपिटल है लॉन्ग टर्म एसेट के ऊपर इन्वेस्ट किया जाता है और स्टे परमानेंटली, बहुत दिन तक आपके पास रह जाएगा। और ये क्या होता है, यूज्ड फॉर डे टू डे ऑपरेशन के लिए वर्किंग कैपिटल हम लोग यूज़ करते हैं। टाइम पीरियड ये लॉन्ग टर्म के लिए है और ये शॉर्ट टर्म विद इन ईयर, और ये काफ़ी साल तक चलेगा। पर्पस क्या है, एक्वायर फिक्स्ड एसेट्स लाइक लैंड मशीनरी, और इसमें मीट डेली एक्सपेंसेस एंड करेंट एसेट लाइबिलिटीज़ को मीट करने के लिए लगता है। ठीक है भाई, इसमें कंपोनेंट्स शेयर कैपिटल, लॉन्ग टर्म लोन्स, रिटेन अर्निंग्स, ये सब, और इसमें कैश, डेटर्स, इन्वेंट्री, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़, ये सब। लिक्विडिटी, लेस लिक्विड, नॉट क्विकली कन्वर्टेबल, और ये हाईली लिक्विड एंड क्विकली यूजेबल, है ना। और ये क्या है, नेचर क्या है, परमानेंट एंड स्टेबल, ये टेम्पोररी एंड फ्लैक्चुएटिंग। ठीक है भाई, ये है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकते हैं आपका एग्जाम में। नेक्स्ट हम चलते हैं और एक क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, इंपॉर्टेंस ऑफ वर्किंग कैपिटल साइकिल। वर्किंग कैपिटल साइकिल का क्या इंपॉर्टेंस है, चलिए देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट एंश्योर स्मूथ बिजनेस ऑपरेशन। आप लोग जो पॉइंट्स हमने दिए हैं ना, इस पॉइंट्स को बिल्कुल अपना कॉपी में उतार के याद कर लीजिए और समझ लीजिए, और एग्जाम में जाके इस पॉइंट को लिखिएगा और इसको अपने तरीके से एक्सप्लेन कर दीजिएगा, तो आपको मार्क्स मिल जाएगा। सीधी सी बात है, पॉइंट्स करके आपको लिखना है, पॉइंट को सही रखना है और उसको अपने तरह से उसको एक्सप्लेन कर दीजिए, समझ लीजिए, एक्सप्लेन कर दीजिए, बस काम हो जाएगा। ठीक है, तो पॉइंट्स को जरूर आप नोट बना लीजिए ऐसे अपना कॉपी में, बिल्कुल अभी जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंस हम बोल रहे हैं उसका जो पॉइंट्स हमने दिए हैं उस पॉइंट्स को जरूर कॉपी कर लीजिए, करके आप पढ़ लीजिए, बस काम हो जाएगा आपका। ठीक है, तो द वर्किंग कैपिटल साइकिल हेल्प्स बिजनेस मेंटेन कंटिन्यूअस ऑपरेशंस बाय इंश्योरिंग दैट देयर इज एनफ कैश टू मीट डे टू डे एक्सपेंसेस। डे टू डे एक्सपेंसेस चलाने के लिए आपके पास सफिशिएंट कैश रहे, ये चीज़ इंश्योर करते हैं वर्किंग कैपिटल साइकिल। ठीक है, ऑपरेशन आपका बंद ना हो। और क्या है, मेंटेन्स लिक्विडिटी बाय मॉनिटरिंग द साइकिल ऑफ अ कंपनी कैन इंश्योर इट हैज सफिशिएंट लिक्विड रिसोर्सेज टू पे शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी लाइक वेजेस, सप्लायर्स पेमेंट, एक्सेट्रा। ठीक है, reduce financial risk. A well managed working capital cycle prevents cash shortage, reduces dependency on external borrowings and lower the risk of insolvency. ठीक है भाई, और क्या है भाई, ऑप्टिमाइजेशन, ऑप्टिमाइज इन्वेंट्री एंड रिसीवेबल्स। Monitoring the cycle helps the keeping optimal inventory levels and collecting receivable on time and improve the profitability. ठीक है भाई, और क्या करते हैं, supports business growth, efficient working capital management frees resources for expansion, new projects and investments opportunities. तो ये सपोर्ट करता है, बिजनेस ग्रोथ के लिए भी सपोर्ट करता है, क्योंकि ये मैनेजमेंट फ्रीज रिसोर्सेज क्या है, कहाँ से हम और रिसोर्स जुगाड़ कर सकते हैं और बिजनेस को कैसे एक्सपेंस कर सकते हैं, न्यू प्रोजेक्ट्स अगर आते हैं उसको भी कैसे हम, क्या न्यू इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज आता है उसको किस तरह से हम काम पे लगाए, ये वर्किंग कैपिटल हमें हेल्प करता है। ठीक है भाई, चलिए, ये हमारा मार्केटिंग, ये हमारा फिनेंशियल मैनेजमेंट का इतना सा ही क्वेश्चन था, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हमने नहीं दिया आपको, इतना क्वेश्चन तो आप जरूर कर सकते हैं, है ना। आप वीडियो को पॉज कर करके मेन पॉइंट्स जो है करके हमने बताया उसको जरूर कॉपी कर लीजिए, फिर उसी के हिसाब से आप थोड़ा सा पढ़ लीजिए, बस काम हो जाएगा। ठीक है, चलिए थोड़ा पानी पी लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब फिनेंशियल मैनेजमेंट का काम हो गया है।
अब हम आगे बढ़ेंगे, आगे चैप्टर के लिए हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर क्या था देखिए, फिनेंशियल मार्केट। इसमें से बहुत ही ज़्यादा सुरा खटमट होता है बच्चे को, तो फिनेंशियल मार्केट का भी इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिए हैं और आपके साथ अभी डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है भाई। चलिए, फिनेंशियल मार्केट, इसमें से 2 नंबर का जो क्वेश्चन आएगा उसको लेके पहले हम डिस्कस करेंगे। चलिए पहले देखते हैं क्या क्वेश्चन दिए हैं 2 नंबर के लिए। फुल फॉर्म्स ऑफ NSEI, NSEI का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया। ये क्या होता है? NSEI is one of the leading stock exchange in India where shares, bonds, derivatives and other securities are traded. Clear? नेक्स्ट क्या बोला है? फुल फॉर्म ऑफ NSDL, NSDL का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड। इसका काम क्या है? NSDL इज एन इंस्टीट्यूशन दैट होल्ड्स सिक्योरिटीज लाइक शेयर्स एंड बॉन्ड्स इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होल्ड करता है, मेकिंग ट्रांजैक्शन सेफर एंड ईजियर। ईजिली आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं इनके थ्रू, ये चीज़ ये एश्योर करता है। नेक्स्ट क्या है? CDSL, सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विस इंडिया लिमिटेड। इसका काम क्या है? इट इज़ another depository in India that provides services for dematerialization and safer transfer of securities। सिक्योरिटीज ट्रांसफ़र करने में इजी कर देते हैं। तो CDSL ভারতের আরেকটি ডিপোজিটরি বা শেয়ার ডিম্যাট এবং এর নিরাপদ হস্তান্তরের সুবিধা প্রদান করে থাকে, ঠিক আছে। নেক্সট, ऑल्टरनेटिव नेम ऑफ ट्रेजरी बिल क्या है? टी बिल बोला जाता है इसको, ठीक है। तो ट्रेजरी बिल्स आर शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इशूड टू रेज फंड्स फॉर गवर्नमेंट एक्सपेंसेस एंड आर कॉमनली कॉल्ड टी बिल्स। तो टी बिल्स क्या होता है? एक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है जिसके थ्रू गवर्नमेंट अपना खर्चा चलाने के लिए पब्लिक से पैसा उठाते हैं, ठीक है भाई। ये इशू करके पब्लिक से पैसा उठाते हैं गवर्नमेंट अपना एक्सपेंसेस चलाने के लिए, ठीक है। ट्रेजरी बिल समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेगुलेटर ऑफ इंडियन फाइनेंशियल मार्केट क्या है? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसको सेबी बोला जाता है, एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। ये दोनों रेगुलेट करते हैं फाइनेंशियल मार्केट को। क्वेश्चन आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सेबी रेगुलेट स्टॉक एंड सिक्योरिटीज मार्केट्स ensuring transparency and protecting investors while RBI regulates money and banking markets, ठीक है। ये चीज़ कौन देखते हैं? RBI देखते हैं। सिक्योरिटीज देखते हैं सेबी एंड RBI देखते हैं मनी एंड बैंकिंग मार्केट्स को। नाउ 2 फीचर्स ऑफ स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट का 2 फीचर्स आपको पूछा गया है। एक होता है provides liquidity to investors, means allow investors to easily buy and sell their securities, आसानी से अपना सिक्योरिटीज बाई खरीद सकते हैं और सेल कर सकते हैं। दूसरी काम क्या है? दूसरा फैसिलिटेट्स प्राइस डिस्कवरी, मतलब डिटरमाइंस द फेयर वैल्यू ऑफ शेयर्स बेस्ड ऑन डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई के आधार पे प्राइस डिटरमाइन करते हैं, प्राइस डिस्कवरी करते हैं। कौन? ये स्टॉक मार्केट, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है? 2 मेथड ऑफ राइजिंग फंड्स फ्रॉम प्राइमरी मार्केट्स। एक होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, दैट इज IPO, और दूसरा होता है राइट इशूज, ठीक है। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स आर गिवन द राइट टू बाई देयर एडिशनल शेयर्स, इसको बोला जाता है राइट इशूज, ठीक है। ये दोनों तरीका है कंपनी के लिए फंड्स, प्राइमरी मार्केट में फंड्स उठाने का। 2 डिपोजिटरी इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, एक होता है NSDL, पहले ही आपको बताया, और एक होता है CDSL। ये दोनों ऑर्गेनाइजेशंस है, ठीक है। क्लियर भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम मैच्योरिटी पीरियड ऑफ ए सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, दैट इज CD, दैट इज 1 ईयर और 12 मंथ्स, ठीक है।
CDs are short-term financial instruments issued by bank to raise funds for fixed period, ठीक है, with maximum maturity of 1 year। 1 साल के अंदर इसका काम खत्म हो जाएगा, ये शॉर्ट टर्म है, ठीक है। और क्या क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन है। वन एडवांटेज ऑफ डिमेटलाइजेशन ऑफ शेयर सर्टिफिकेट, ये बाद में भी होगा। तो इसका एडवांटेज क्या है, एलिमिनेट्स द रिस्क ऑफ लॉस, थेफ्ट और डैमेज ऑफ फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट, ठीक है। डिजिटली रहेगा तो फिर आपका ये सब लॉस होने का चांसेस नहीं रहेगा। चलिए आगे बढ़े। मीनिंग ऑफ बुल इन स्टॉक मार्केट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए बुल मार्केट इंडिकेट्स राइजिंग शेयर्स प्राइस एंड ऑप्टिमिस्टिक इन्वेस्टर्स, ठीक है। क्या करते हैं, इन बुल मार्केट इन्वेस्टर्स एक्सपेक्ट प्राइस टू रेज फर्दर, प्राइस बढ़ेगा दोबारा, लीडिंग टू हायर बाइंग एक्टिविटी, ठीक है। तो इसलिए वो ज़्यादा खरीदता रहेगा कि भाई आगे जाके और प्राइस बढ़ जाएगा, अभी हम खरीद के रखेंगे, बाद में बेच के ज़्यादा पैसा मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीनिंग ऑफ बेयर इन स्टॉक मार्केट, ये क्या होता है, ये बेयर मार्केट इंडिकेट्स फॉलिंग शेयर्स प्राइजेस। बुल होता है प्राइस बढ़ाते हैं और बेयर उसका ऑपोजिट है, वो प्राइस घटाते हैं। एंड पेसिमिस्टिक इन्वेस्टर्स मीन्स इन बेयर मार्केट इन्वेस्टर एक्सपेक्ट प्राइस टू फॉल फर्दर एंड लीडिंग टू मोर सेलिंग, तब वो बेच देगा अपना शेयर। पहले जब बुलिंग हो रहा था तो प्राइस बढ़ रहा था तो हम खरीदेंगे, ज़्यादा करके खरीदेंगे, बाद में प्राइस बढ़ जाएगा तो बेच के पैसा मिलेगा। अब प्राइस घटना शुरू होगा तो फिर क्या करेंगे, जल्दी जल्दी उसको सेल करके अपना शेयर को ख़त्म करेगा, क्योंकि बाद में प्राइस घट जाएगा तो लॉस हो जाएगा, उसको बोला जाता है बेयर। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपका आ सकता है बुलिंग एंड बेयर, ये क्वेश्चन आपके बुल एंड बेयर आपका क्वेश्चन में आ सकता है। बुल एंड बेयर क्या है, ये क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स में आने का चांसेस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसी को लेकर हम डिस्कस करें, ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है भाई। नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चंस, फंक्शन ऑफ शेयर मार्केट, शेयर मार्केट का क्या फंक्शन है, ठीक है। हम थोड़ा सा शॉर्ट में ही चलेंगे क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन अभी बाकी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, राइजिंग कैपिटल फॉर कंपनीज, कंपनी को जो फंड चाहिए, जो कैपिटल चाहिए, वो जुगाड़ करने का एक काम इनका है, ये तरीका है। जहाँ एक होता है प्राइमरी मार्केट, जहाँ फंड मतलब कंपनी अपना फंड कलेक्ट कर सकते हैं, मतलब अपना शेयर इशू करके, बॉन्ड इशू करके कलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या करते हैं भाई, लिक्विडिटी टू इन्वेस्टर्स, शेयर मार्केट्स अलाउ इन्वेस्टर्स टू बाई एंड सेल इजीली इन सेकेंडरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट में जाके अपना शेयर को इजीली हम बेच सकते हैं, फिर नए शेयर खरीद सकते हैं। तो मतलब शेयर को हम इजीली अपना कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं इस मार्केट में जाके, इसके थ्रू, इस मार्केट में। प्राइस डिस्कवरी, फिनेंशियल मार्केट क्या करता है, जो प्राइस, मार्केट का प्राइस क्या होगा वो फिक्स कर देते हैं फिनेंशियल मार्केट में, डिमांड एंड सप्लाई के आपस में वो प्राइस फिक्स हो जाते हैं, ठीक है भाई। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ट्रांजैक्शंस, स्टॉक एक्सचेंज रेगुलेट्स ट्रेडिंग एंड यूज इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, सो डिपोजिटरीज NSDL, CDSL है एंड ब्रोकर्स टू एंश्योर सेफ एंड ट्रांसपेरेंट ट्रांजैक्शन हो, उसमें कोई गलत ना हो, उसमें कोई मतलब कोई फ्रॉड ना हो जाए, ये चीज़ इंश्योर करता है। नेक्स्ट क्या है भाई, इकोनॉमिक ग्रोथ बाय फैसिलिटेटिंग कैपिटल फॉर्मेशन एंड इन्वेस्टमेंट, द शेयर्स मार्केट कंट्रीब्यूट्स टू इंडस्ट्रियल ग्रोथ, क्योंकि शेयर आप खरीद रहे हैं, आपका पैसा बिजनेस में जा रहे हैं, तो फिर बिजनेस ग्रोथ होने का चांसेस रहेगा। इसमें क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, ओवरऑल इकोनॉमिक कंडीशन, ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा आपका कंट्री का, ठीक है। ये हेल्प होता है इस मार्केट के थ्रू, ठीक है। पानी पी लेते हैं। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है भाई, गिव ए शॉर्ट बट इलेबोरेट कॉन्सेप्ट ऑफ डीमेटेरियलाइजेशन, क्या होता है, डीमेटेरियलाइजेशन क्या होता है, ठीक है। डीमैट जिसको बोलते हैं शॉर्ट में, क्या होता है ये। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन क्या बताया है, डीमेटेरियलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट इनटू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट टू एनेबल सेफ, फास्ट एंड कन्वर्ट ट्रेडिंग इन द स्टॉक मार्केट, ठीक है। दिस सिस्टम रिड्यूस्ड पेपर वर्क एंड सिंप्लीफाइज इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट सिस्टम, मतलब ये पेपर वर्क बिल्कुल हटा दिया, जो फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट था उसको बिल्कुल इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करने का ये एक प्रोसेस है,
ठीक है, इसमें क्या होता है, पेपर वर्क घट जाएगा और चोरी होने का मतलब कोई काम लेट होने का चांसेस भी नहीं रहेगा, जल्दी जल्दी काम हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए आप देखते हैं इसके क्या फीचर्स है, की फीचर्स क्या क्या है, क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स है इसका। फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ शेयर्स, ये जो शेयर्स आप खरीदते हैं बेचते हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रहते हैं, तो इन्वेस्टर होल्ड्स द शेयर्स डिजिटली, डीमैट अकाउंट में रहता है उसका, तो फिर इसके लिए आपको फिजिकल पेपर वगैरह देखने का जरूरत नहीं पड़ता, फिजिकल पेपर हैंडल करने का जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्या है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, इसमें रिड्यूस रिस्क सच एज लॉस थे, ये सब डैमेज ये सब होने का चांसेस नहीं रहेगा। फिजिकली सर्टिफिकेट आपका रहेगा तो फिर लॉस होने का चांसेस रह सकते हैं, चोरी होने का चांसेस, लेकिन इसमें ये चांसेस नहीं रहेगा। नेक्स्ट क्या है, इजी एंड फास्टर ट्रेडिंग, बाइंग सेलिंग और ट्रांसफरिंग शेयर्स बिकम्स सिंपल इंस्टेंट थ्रू इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स, है ना, इधर जल्दी आप खरीद सकते हैं, जल्दी बेच सकते हैं, इसमें कोई झंझट नहीं रहेगा, बहुत फास्ट काम होगा आपका। नेक्स्ट क्या है, मैनेज्ड बाय डिपोजिटर्स, इंस्टीट्यूशंस लाइक NSDL एंड CDSL मेंटेन एंड ऑपरेट डीमेटलाइज शेयर्स एफिशिएंटली, बहुत एफिशिएंटली ये काम करते हैं, ये जो दोनों ऑर्गेनाइजेशन है ये इसको हैंडल करते हैं। ट्रांसपेरेंसी एंड कन्वीनियंस प्रोवाइड्स क्लियर रिकॉर्ड ऑफ ओनरशिप एंड फैसिलिटीज, इजी मॉनिटरिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट, कितना इन्वेस्टमेंट कहाँ पे आपका वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपके सामने पिक्चर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सेबी का क्या काम है, सेबी कार्यावली, तो डिस्कस द फंक्शंस ऑफ सेबी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसका फुल फॉर्म ये है और शॉर्ट फॉर्म है सेबी। चलिए इस सेबी का क्या काम है और सेबी कौन है भाई। सेबी सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इज़ द रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडियन सिक्योरिटीज़ एंड स्टॉक मार्केट, ठीक है, ये रेगुलेट करते हैं। इट वॉज एस्टैब्लिश्ड टू प्रोटेक्ट इन्वेस्टर्स, रेगुलेट द मार्केट एंड इंश्योर ट्रांसपेरेंसी इन सिक्योरिटीज़ ट्रांजैक्शंस, ठीक है, ये इंश्योर करने के लिए इसको बनाया गया था। तो आप आगे बढ़ते हैं, इनका फंक्शंस क्या है भाई, काम क्या है। फर्स्ट क्या करते हैं, रेगुलेशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, तो इसी के लिए तो बनाए हमने, तो सेबी रेगुलेट्स फंक्शनिंग ऑफ स्टॉक एक्सचेंज एंड इंश्योर द फेयर ट्रेडिंग, ठीक है, एंड प्रैक्टिस एंड मेंटेन ऑर्डरली मार्केट चलता रहे, कोई इसमें गलती ना हो, कोई फ्रॉड ना हो। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेस्टर्स, सेबी प्रोटेक्ट इन्वेस्टर्स फ्रॉम फ्रॉड, इनसाइडर ट्रेडिंग, ये सबसे अनफेयर प्रैक्टिसेस इसमें से प्रोटेक्ट करता है कौन, सेबी। रेगुलेशन ऑफ ब्रोकर्स एंड इंटरमीडिएटरीज, सेबी registers the regulates brokers, sub brokers and other intermediaries, ठीक है, to maintain the integrity in the market. Promoting transparency, SEBI ensures that companies disclose accurate financial information, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी बरकरार रहे। और क्या है, रेगुलेशन ऑफ कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, है ना, सेबी रेगुलेट्स इशुएंस, ट्रेडिंग, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, डिबेंचर एंड अदर सिक्योरिटीज टू मेंटेन द स्मूथ ऑपरेशन स्मूथली चले, इसलिए ये रेगुलेट करते रहते हैं। नेक्स्ट क्या है भाई, इन्वेस्टर्स एडुकेशन, सेबी कंडक्ट अवेयरनेस प्रोग्राम्स टू एडुकेट द इन्वेस्टर, जो इन्वेस्टर्स है उसको एडुकेट करते हैं, उसको नॉलेज देते हैं अबाउट सेफ एंड इन्वेस्टमेंट्स प्रैक्टिसेस एंड रिस्क इन द स्टॉक मार्केट, क्या है वो भी उनको समझाते हैं। ठीक है भाई, क्लियर सर, क्लियर तो हो रहा है, आप बहुत जल्दी भाग रहे हो, लेकिन क्या करें, हमारे हाथ में टाइम नहीं है, मतलब आपके हाथ में टाइम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट के डिफरेंस क्या है। आप एग्जाम में जाके देखिएगा, जो क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ, सब क्वेश्चन आपका एग्जाम क्वेश्चन पेपर में जरूर है, ठीक है, आपको देखने को मिलेगा। मीनिंग बोला है, कंपनीज इशूज न्यू सिक्योरिटीज टू रेज फंड्स, है ना, डायरेक्टली फ्रॉम इन्वेस्टर्स, और इसमें क्या होता है, एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज बॉट एंड सोल्ड इन दिस मार्केट, ठीक है, इसमें जो एग्जिस्टिंग है उसी को आप परचेज सेल करते हैं, और ये न्यू इशू होता है कहाँ, प्राइमरी मार्केट में। पर्पस क्या है, टू रेज कैपिटल एंड एक्सपेंशन ऑफ द प्रोजेक्ट्स, और यहाँ पे पर्पस क्या है, प्रोवाइड लिक्विडिटी एंड इजी ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज, ठीक है, इजीली ट्रांसफर कर पाए, इसके लिए ये मार्केट है।
ट्रांजैक्शंस, कंपनी सेल सिक्योरिटीज डायरेक्टली टू इन्वेस्टर्स, यहाँ पे इन्वेस्टर्स ट्रेड सिक्योरिटीज एमंग देमसेल्फ, आपस में बेचते रहते हैं, हम खरीदे आपको बेच दिया, आप खरीदे किसी और को बेच दिया, इस तरह से। एग्जाम्पल्स जैसे IPO, राइट इशूज़, प्रेफरेंशियल इशूज़, और इसमें होता है NSEI, BSE ये सब, ठीक है। और इसमें प्राइस सेट बाय द कंपनी विद रेगुलेटर्स, यहाँ पे डिटरमाइन होता है डिमांड एंड सप्लाई के आधार पे। लिक्विडिटी, लेस लिक्विड इनिशियली, बाद में ये होता है हाईली लिक्विड, कभी भी आप बेच सकते हैं, कैन बी बॉट और सोल्ड एनी टाइम आप सेल कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, इसलिए लिक्विडिटी इसका ज़्यादा है। पार्टिसिपेंट्स, कंपनीज, इन्वेस्टर्स, अंडरराइटर्स, रेगुलेटर्स, और यहाँ पे इन्वेस्टर्स, ब्रोकर, स्टॉक एक्सचेंज, ये सब, ठीक है, क्लियर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। नाउ और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या है, টাকার বাজার কাকে বলে, টাকার বাজারে ব্যবহৃত যে কোনো তিনটি দলিলপত্র ব্যাখ্যা করো। সো হোয়াট ইজ দ্য মানি मार्केट, एक्सप्लेन एनी 3 इंस्ट्रूमेंट्स यूज इन मनी मार्केट। ठीक है, मनी मार्केट क्या है, इसमें एक जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है इसका कुछ एग्जाम्पल आपको देने के लिए बोला है, एक्सप्लेन करने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल मनी मार्केट क्या होता है, द मनी मार्केट इज द सेगमेंट ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट वेयर शॉर्ट टर्म फंड्स यूजुअली अप टू 1 ईयर आर बोरोड एंड लेन। ध्यान देना है, शॉर्ट टर्म फंड यहाँ पे बोरो करना है या लेन करना है, जो मार्केट में उसको बोला जाता है मनी मार्केट, सीधी सी बात है। इट इज़ यूज्ड बाय बैंक्स, फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड कॉरपोरेशंस टू मैनेज लिक्विडिटी। ठीक है, क्लियर। नाउ 3 कंपोनेंट्स के बारे में आप डिस्कस करेंगे। नंबर 1, 3 कंपोनेंट्स में क्या क्या, एक होता है ट्रेजरी बिल, टी बिल, जो अभी पहले आपको बताया हम ट्रेजरी बिल है क्या, इसके बच्चे को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। ये है शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इशूड टू रेज फंड्स फॉर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, सीधी सी बात है। मैच्योरिटी पीरियड यूजुअली क्या होता है, 91 डेज, 182 डेज और 364 डेज तक हो सकता है, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म है, 1 साल के अंदर ही होगा। रिस्क फ्री, हाईली लिक्विड है ये, है ना, रिस्क फ्री है, बिल्कुल रिस्क नहीं है, हाईली लिक्विड, इसको जल्दी आप लिक्विडिटी में मतलब कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट नंबर 2 क्या है, कॉमर्शियल पेपर्स, ये भी CP जिसको बोला जाता है। ये क्या है, अनसिक्योर्ड शॉर्ट टर्म प्रोमिसरी नोट्स इशूड बाय लार्ज कंपनीज टू मीट वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल मीट करने के लिए लार्ज कंपनीज जो है वो प्रोमिसरी नोट इशू करते हैं। यूजुअली इट इज़ यूज 7 डेज टू 1 ईयर हो सकता है। ऑफर्स हायर रिटर्न्स देन टी बिल्स, टी बिल से ज़्यादा इंटरेस्ट ये पे करते हैं, बट कैरीज रिस्क, इसमें रिस्क भी रहता है भाई, जैसे इंटरेस्ट जहाँ ज़्यादा मिलेगा उसमें रिस्क भी आपको देना पड़ेगा, रिटर्न के साथ साथ तो रिस्क आपको लेना ही पड़ेगा ना। नेक्स्ट क्या है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट CD, सो शॉर्ट टर्म नेगोशिएबल डिपॉजिट्स इशूड बाय बैंक टू रेज फंड। ठीक है, बैंक इसको इशू करते हैं फंड रेज करने के लिए। जनरली इसका मैच्योरिटी रेंजेस 7 डेज टू 1 ईयर होता है। ठीक है, और सेफ इंस्ट्रूमेंट्स विथ फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट, इसमें सेफ है, कोई इसमें रिस्क नहीं है ज़्यादा, और इसमें इंटरेस्ट आपका फिक्स है, फिक्स रेट में इंटरेस्ट आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नाउ ये बॉम्बे एक स्टॉक एक्सचेंज एर उद्देश्य, अर्थात राइट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का ऑब्जेक्टिव क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल सो जान लेते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बारे में। द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया। ठीक है, एस्टैब्लिश किया हुआ कब, 1875 में। इट प्रोवाइड्स ए प्लेटफॉर्म फॉर ट्रेडिंग शेयर्स, बॉन्ड्स एंड अदर सिक्योरिटीज़। ठीक है, ये प्लेटफॉर्म के थ्रू शेयर, बॉन्ड्स वगैरह खरीदा जाता है, बेचा जाता है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों बनाया गया है भाई इसको, इसका क्या ऑब्जेक्टिव्स है। प्रोवाइड्स ए प्लेटफॉर्म फॉर ट्रेडिंग शेयर और सिक्योरिटीज़ को सेल और परचेज करने का एक प्लेटफॉर्म इसने दिए हैं। नेक्स्ट, कैपिटल फॉर्मेशन, हेल्प कंपनीज टू रेज देयर लॉन्ग टर्म फंड्स फ्रॉम दिस मार्केट, मतलब फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म्स। ये हेल्प करता है कंपनी को कि अपना सिक्योरिटी मतलब शेयर्स और डिवेंचर बेच के पैसा अपना फंड जुगाड़ कर पाए। इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शंस regulates market operations to monitor trading and ensure transparency to the investor के लिए ट्रांसपेरेंसी
बरकरार रखते हैं, इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करता है, ना कोई फ्रॉड ना उसके साथ हो जाए। और क्या करते हैं भाई, एफिशिएंट प्राइस डिस्कवरी, डिटरमाइन फेयर मार्केट प्राइस ऑफ सिक्योरिटीज़ ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई के आधार पे फेयर मार्केट प्राइस जो होना है वो डिस्कवरी होता है इस प्लेटफॉर्म में। और क्या होता है, लिक्विडिटी प्रोविजंस इंश्योर्स दैट इन्वेस्टर्स कैन बाय एंड सेल देयर सिक्योरिटीज़ एनी टाइम, है ना, प्रोवाइडिंग इजी एक्सेस टू फंड, कभी भी सेल कर सकते हैं अपना शेयर को, सिक्योरिटीज़ को। इकोनॉमिक ग्रोथ सपोर्ट्स इस फैसिलिटेट्स फ्लो ऑफ कैपिटल प्रोडक्टिव सेक्टर्स, है ना, तो जो यूज़ नहीं हो रहा है जो कैश उसको जाके प्रोडक्टिव सेक्टर में इजीली वो इंडस्ट्रियल सेक्टर में जा सकते हैं इस प्लेटफॉर्म के द्वारा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। NSDL जिसके बारे में हमने थोड़ा बहुत पहले क्वेश्चन में जाना है, व्हाट इज़ NSDL, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल हम जान लेंगे अभी। NSDL क्या है, अभी आपको बताया, NSDL नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड इज इंडियन फर्स्ट लार्जेस्ट डिपोजिटरी होल्ड्स सिक्योरिटीज लाइक शेयर्स एंड बॉन्ड्स इन इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर्म, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर्म में होल्ड करता है ये। इट वाज एस्टैब्लिश इन फैसिलिटेट सेफ फास्ट एंड कन्वीनियंट ट्रेडिंग के लिए ये बनाया गया है। तो इसका फीचर्स क्या है, फिर देखिए फीचर्स। नंबर 1, इलेक्ट्रॉनिक होल्डिंग ऑफ सिक्योरिटीज, शेयर्स, बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स को इलेक्ट्रॉनिकली डीमेटलाइज्ड फॉर्म में होल्ड करते हैं, जो फिजिकल सर्टिफिकेट का जरूरत नहीं पड़ता इसमें। सेफ एंड सिक्योर ट्रांजैक्शंस, इट्स रिड्यूस रिस्क लॉस थेफ्ट डैमेज, ये रुक पाते हैं। नंबर 3, फैसिलिटेट्स इजी ट्रेडिंग, इजीली आप सेल परचेज कर सकते हैं। और मेंटेन्ड डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट्स मीन्स NSDL operates through depository participants as DPs like banks and brokers to provide service to investors, ठीक है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका नेशनल मेंशन द ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, NSE का क्या ऑब्जेक्टिव है, क्यों NSE बनाया गया, इसका क्या ऑब्जेक्टिव है, देखते हैं। National Stock Exchange NSE is one of the India's leading stock exchange, established in 1992, provide modern, fully automated and transparent trading systems। सीधी सी बात है, ये 1992 मतलब 1992 में बनाए गए हैं। मॉडर्न फुल्ली ऑटोमेटेड सिस्टम से ये, और ये ट्रांसपेरेंट ट्रेडिंग सिस्टम है फॉर सिक्योरिटीज़ के लिए, ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सिस्टम है, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोवाइड ए मॉडर्न ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, एक मॉडर्न ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म हमें दिए हैं। NSE ऑफर फुल्ली ऑटोमेटेड इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम में चलता है ये, और बहुत एफिशिएंट है, बहुत फास्ट ट्रांजैक्शन होता है इसमें। और क्या है, इंश्योर ट्रांसपेरेंसी एंड फेयरनेस, इसमें ये चीज़ इंश्योर करता है कि ट्रेडर्स जो है एग्जीक्यूटेड फेयरली एंड मार्केट इन्फॉर्मेशन इज एक्सेसिबल टू इन्वेस्टर्स, हर इन्वेस्टर्स को मार्केट का जो इन्फॉर्मेशन प्रॉपर तरीके से मिले। प्रोमोट्स इन्वेस्टर प्रोटेक्शन, इन्वेस्टर प्रोटेक्ट रहे, कोई फ्रॉड ना उसके साथ हो जाए, ना इनसाइडर ट्रेडिंग ना हो, इसलिए ये चीज़ कोई मैनिपुलेशन ना हो, ये इन्वेस्टर को प्रोटेक्शन देता है, इसमें से ये चीज़ कंफर्म करते हैं। फैसिलिटेट्स कैपिटल फॉर्मेशंस, हेल्प्स कंपनीज टू रेज देयर फंड्स एफिशिएंटली फ्रॉम द पब्लिक, ठीक है, पब्लिक से इजीली वो लोग फंड अपना कलेक्ट कर पाए। प्रोवाइड लिक्विडिटी, इंश्योर्स दैट इन्वेस्टर्स कैन बाय एंड सेल देयर सिक्योरिटीज क्विकली एट ए फेयर प्राइस, है ना, जल्दी जल्दी अपना जो शेयर्स है उसको आसानी से फेयर प्राइस में मार्केट में बेच सकते हैं, या चाहे तो खरीद भी सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, प्रोमोट इकोनॉमिक ग्रोथ, डेफिनेटली इज चैनलाइजिंग सेविंग्स इनटू प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट। एक ही बात है, BSE जो है उसी का काम, इनका भी सेम ही काम है, तो उसको क्या करते हैं, फिर वो प्रोडक्टिव सेक्टर में ले जाते हैं, फिर प्रोडक्टिव सेक्टर में उसको यूज़ होता है, तो फिर इकोनॉमिक ग्रोथ भी होता है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, देश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होता है, ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, ठीक है। चलिए आगे और बढ़ते हैं। नाउ कैपिटल मार्केट
एंड मनी मार्केट का क्या डिफरेंस है, कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट का क्या डिफरेंस है, अंतर क्या है। ठीक है, हमने तो पढ़ा कैपिटल मार्केट मनी मार्केट में पढ़ लिया हमने, तो इसका अंतर क्या है ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फंड जो है ये डील्स लॉन्ग टर्म फंड के लिए और ये डील शॉर्ट टर्म फंड के लिए करता है। ठीक है, और पर्पस क्या है, रेज लॉन्ग टर्म कैपिटल फॉर कंपनीज, ये होता है प्रोवाइड शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी एंड मैनेज्ड वर्किंग कैपिटल एफिशिएंटली। ठीक है, ये इंस्ट्रूमेंट क्या है इसका, शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड्स, डेरिवेटिव्स, और इसका है ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर एंड सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। ठीक है, मैच्योरिटी ये लॉन्ग टर्म 1 ईयर से ज़्यादा होगा और ये शॉर्ट टर्म 1 साल से कम होगा। रिस्क रिटर्न, हायर रिस्क एंड हायर रिटर्न, इसमें लोअर रिस्क लोअर रिटर्न होगा, सीधी सी बात। रेगुलेटर, इसमें रेगुलेट करते हैं सेबी और इसको रेगुलेट करते हैं आरबीआई। ठीक है भाई, क्लियर, समझ में आया। अच्छा, सेबी का क्या ऑब्जेक्टिव्स है। ठीक है, शायद ये क्वेश्चन हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। हाँ, ये ऑलरेडी हमने डिस्कस कर चुके हैं, कोई बात नहीं। सेबी का क्या काम है ये ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिए हैं। चलिए नेक्स्ट क्या है, लेकिन वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिस्कस द फंक्शंस ऑफ प्राइमरी मार्केट, प्राइमरी मार्केट का क्या फंक्शंस है, अभी हमने जो पढ़ा अभी वही है। प्राइमरी मार्केट इज द सेगमेंट ऑफ द कैपिटल मार्केट where new securities are issued by companies to raise long term fund directly from investors। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि प्राइमरी मार्केट में जो इन्वेस्टर्स है डायरेक्टली सिक्योरिटीज़ या जो डिवेंचर वगैरह बेच के पब्लिक से डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट मतलब कलेक्ट कर सकते हैं, ये होता है प्राइमरी मार्केट। क्या करते हैं इसमें, फंक्शन क्या है, रेजिंग कैपिटल फॉर कंपनीज, कंपनी के लिए कैपिटल रेज करते हैं थ्रू डिवेंचर, बॉन्ड्स, रेज फंड्स, एक्सपेंशन, मॉडर्नाइजेशन और न्यू प्रोजेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, फैसिलिटेट्स इन्वेस्टमेंट बाय पब्लिक, इन्वेस्टर्स कैन बाय सिक्योरिटीज डायरेक्टली फ्रॉम द कंपनीज, ये फैसिलिटीज देते हैं इसमें। और क्या, प्रोवाइड्स प्राइस डिस्कवरी, इसमें प्राइस क्या है, मार्केट में क्या प्राइस है, मतलब हेल्प डिटरमाइन द फेयर वैल्यू ऑफ न्यूली इशूड सिक्योरिटीज थ्रू इनिशियल पब्लिक ऑफर्स। ठीक है, उसमें जो फेयर प्राइस है वो चीज़ मार्केट के डिमांड के मुताबिक क्या है वो क्लियर होता है इनके पास। encourages capital formation, channel savings from individuals and institution into productive investment। ठीक है, एक चैनल है जिसके थ्रू इन्वेस्टमेंट को प्रोडक्टिव जगह पे पहुंच जाए, कैपिटल फॉर्मेशन होता है इसके थ्रू। इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन, द मार्केट इज रेगुलेटेड बाय सेबी टू एंश्योर ट्रांसपेरेंसी, प्रोटेक्ट इन्वेस्टर्स फ्रॉम फ्रॉड एंड अनफेयर प्रैक्टिस। ये मार्केट है, ये इसको सेबी रेगुलेट करते हैं, तो ये चीज़ इंश्योर होता है कि इसमें कोई अनफेयर प्रैक्टिस नहीं होगा, कोई फ्रॉड नहीं होगा। चलिए आगे बढ़े। नाउ भाई डीमैट अकाउंट जो है, डीमैट अकाउंट का एडवांटेज क्या है। ठीक है, डीमैट का एडवांटेज क्या है, डीमैट का मतलब होता है डीमैटेलाइजेशन अकाउंट इज एन अकाउंट दैट होल्ड्स शेयर्स, बॉन्ड्स एंड अदर सिक्योरिटीज टू इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर्म। अभी हम पढ़ के आए हैं, हम इसको जल्दी चलेंगे क्योंकि इसके बारे में ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिए हैं। ये क्या होता है, सेफ एंड सिक्योर होता है, इसमें बिल्कुल सुरक्षित रहते हैं भाई, है ना, चोरी होने का, लॉस होने का चांसेस नहीं रहेगा। इजी एंड क्विक ट्रेडिंग, इसके थ्रू हम जल्दी और इजीली ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। फिर रिड्यूस पेपर वर्क इसमें घट जाते हैं, पेपर वर्क करना नहीं पड़ता, सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया में होता है। फास्टर सेटलमेंट, जल्दी इसका काम हो जाते हैं, फास्ट सेटलमेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्या है, ईजी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, मीन्स इन्वेस्टर्स कैन ईजीली ट्रैक देयर होल्डिंग्स, कहाँ पे है, कितना है, डिविडेंड क्या मिला है, इंटरेस्ट क्या है, हर चीज़ उनको ईजिली देखने को मिल जाता है। और क्या है भाई, अलाउ प्लीडिंग फॉर लोन्स, मीन्स डीमैट सिक्योरिटीज़ कैन बी प्लेस्ड विद बैंक्स टू अवेल लोन्स, इसको देके आप लोन भी ले सकते हैं इस डीमैट अकाउंट के सिक्योरिटीज़ रख के। ठीक है, तो ये सब बेनिफिट था इसमें। तो ये हमारा मार्केट, फिनेंशियल मार्केट का काम भी हो गया। दोनों बड़ा चैप्टर्स अब ख़त्म। आप जो बचा है एक चैप्टर्स, जो कि क्या बचा है,
मार्केटिंग मैनेजमेंट, वो चैप्टर्स काफ़ी क्वेश्चंस उसमें से हैं, छोटे छोटे बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकता है। अब उसके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। चले फिर, चलिए अब मार्केटिंग मैनेजमेंट 3 चैप्टर था, 2 चैप्टर हमने ख़त्म कर दिए हैं और लास्ट चैप्टर बाकी है। ठीक है, लास्ट चैप्टर बाकी है, करने से हमारा 3, 3, 6 दोनों चैप्टर खत्म हो जाएगा और आपका भी एग्जाम अच्छा जाएगा। चलिए पहले हम देखते हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या है, 2 नंबर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या है। मार्केटिंग मैनेजमेंट का 2 नंबर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या आ सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन है एक्चुअली, हम थोड़ा सा छोटा छोटा जल्दी बोल के जाएंगे आपको। नंबर 1 क्या बोला है कि फादर ऑफ मॉडर्न मार्केटिंग किसको बोला जाता है? फिलिप कोटलर को। बस झमेला खत्म। मॉडर्न मार्केटिंग बिगिंस एंड एंड्स विथ, किसमें शुरू होता है कहाँ खत्म होता है? बिगिंस विथ अंडरस्टैंडिंग ऑफ कस्टमर्स नीड्स एंड एंड होता है अचीविंग कस्टमर सेटिस्फैक्शन। शुरू होता है कस्टमर नीड्स समझ के और कस्टमर को मैक्सिमम सेटिस्फाई करके इसका काम खत्म होता है। कंपोजिट पैकेजिंग क्या होता है? पैकेजिंग 2 और मोर प्रोडक्ट्स टुगेदर इज कॉल्ड इन ए सिंगल पैकेज इज कॉल्ड कंपोजिट पैकेजिंग। मतलब एक के साथ दूसरा आप पैकेज करके एक साथ दे रहे हैं तो इसको बोलेंगे कंपोजिट पैकेजिंग। कभी कभार एक के साथ दूसरा फ्री होता है तो उसके साथ आप जोड़ देते हैं ना, इसको कंपोजिट पैकेजिंग बोला जाता है। ब्रांड डेफिनेशन, ब्रांड क्या होता है? ए ब्रांड इज अ नेम, सिंबल और साइन दैट डिस्टिंग्विशेस ए प्रोडक्ट और सर्विसेज फ्रॉम अदर्स। दूसरे प्रोडक्ट से इसको अलग करते हैं। ठीक है। पैकेजिंग वर्सेस पैकेजिंग मैनेजमेंट क्या होता है? पैकेजिंग इज द फिजिकल कवरिंग ऑफ प्रोडक्ट और पैकेजिंग मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स प्लानिंग, डिजाइनिंग, इम्प्लीमेंटिंग, मतलब इतने सारे काम उसके अंदर होता है। ठीक है। तो पैकेजिंग टू प्रोटेक्ट द प्रोडक्ट एंड मेक इट अट्रैक्टिव। ठीक है। तो ये पैकेजिंग जस्ट पैकेज का काम है, कवर करना, और पैकेजिंग मैनेजमेंट कुछ और है। पैकेजिंग मैनेजमेंट के लिए प्लानिंग करना पड़ता है, डिज़ाइन करना पड़ता है, इम्प्लीमेंटिंग, पैकेजिंग जो चीज़ है उसको पैकेज जो है उसको प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट करना और प्रोडक्ट को अट्रैक्टिव बनाना, ये काम किसका है? पैकिंग मैनेजमेंट का है। चलिए नेक्स्ट है पर्सनल सेलिंग। सेलिंग थ्रू डायरेक्ट इंटरेक्शन बिटवीन सेलर एंड बायर को हम बोलते हैं, डायरेक्टली सेलर जब बायर को बेचते हैं उसको बोला जाता है पर्सनल सेलिंग। ठीक है। इंफॉर्मेटिव एंड ग्रेडिंग लेवल क्या होता है? ए लेवल शोइंग प्रोडक्शन डेट, एक्सपायरी, इंस्ट्रक्शन एंड क्वालिटी लिखा रहता है जो, उसको बोला जाता है इंफॉर्मेटिव और ग्रेडिंग लेवल। ठीक है। रोल ऑफ इंटरमीडियरीज क्या होता है? कनेक्टिंग प्रोड्यूसर्स टू कंज्यूमर, प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर के बीच में कनेक्ट कर देते। कौन? जैसे होलसेलर हो गया, ट्रेड रिटेलर हो गया, ये लोग। कंज्यूमर गुड्स क्या होता है? प्रोडक्ट यूज्ड फॉर डेली कंजम्पशन, इजीली अवेलेबल इन क्विकली कंज्यूम्ड, उसको बोला जाता है कंज्यूमर गुड्स। जो डेली यूज करते हैं कंज्यूमर, उसको बोला जाता है कंज्यूमर गुड्स। नेक्स्ट 4P का क्या मतलब होता है? 4P और मार्केटिंग मिक्स में क्या होता है? प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। ठीक है। ये 4Ps का मतलब होता है। ठीक है। 4C का क्या वैल्यू, क्या इंडिकेट करते हैं? कस्टमर, कॉस्ट, कन्वीनियंस, कम्युनिकेशन। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, 2 मार्क्स में दे सकते हैं। मतलब ये जो क्वेश्चन हमने लिए हैं सभी इंपॉर्टेंट है। मार्केटिंग इन द पास्ट क्या सोचा जाता था? फोकस्ड ओनली, किस में फोकस करता था? ओनली सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में फोकस करता था, सेल करना, डिस्ट्रीब्यूशन करना। ठीक है। मार्केटिंग टुडे क्या फोकस करते हैं? ये कस्टमर सेंट्रिक हो गया है, कस्टमर को क्या चाहिए वो देखना पड़ता है। इंटीग्रेट प्रोसेस इंक्लूडिंग रिसर्च, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, प्राइसिंग, प्रमोशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब काम इसके अंदर होता है। आगे बढ़े। पैकेजिंग मैनेजमेंट क्या होता है? प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग पैकेजिंग फॉर प्रोटेक्शन एंड अपील। ठीक है। उसको प्रॉपर तरीके से प्लान करना, प्रॉपर तरीके से उसको रिप्रेजेंट करना, जो कस्टमर को प्रोटेक्शन भी मिले प्रोडक्ट का और साथ साथ में कस्टमर को थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगे। 2 फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस, प्राइस को अफेक्ट करता है ऐसे 2 फैक्टर क्या हो सकता है? एक होता है कॉस्ट और दूसरा होता है मार्केट डिमांड और मार्केट कंपटीशन, दोनों ही है ना। डिमांड और कॉस्ट के ऊपर आपका जो प्राइस डिपेंड करेगा। 2 डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड्स क्या है? एक होता है डायरेक्ट सेल और एक होता है फ्रेंचाइजीज और कंपनी ओन्ड रिटेल। ठीक है। डायरेक्ट सेल कर सकते हैं, कंपनी खुद अपना फ्रेंचाइजी बना के भी बेच सकते हैं।
डिफरेंस बिटवीन एडवर्टाइजमेंट एंड सेल्समैनशिप, क्या डिफरेंस है? एडवर्टाइजमेंट प्रोमोट्स प्रोडक्ट्स टू मेनी पीपल और सेल्समैनशिप इज डायरेक्ट, सेल्समैन डायरेक्टली सेल करते हैं और ये बहुत सारे पीपल को समझाते हैं, बोलते हैं, है ना। बिग डिफरेंस बिटवीन मार्केटिंग एंड सेलिंग में क्या डिफरेंस है? मार्केटिंग इज इंटीग्रेटेड एंड कस्टमर्स फोकस्ड, सेलिंग इज ओनली टू परस्यूडिंग टू बाई, सेल करने के लिए, मतलब खरीदने के लिए उत्साहित करना इनका मेन काम होता है और इनका बहुत सारे काम होता है। किसका? मार्केटिंग का। मार्केटिंग इज ए ब्रॉड सेंस। एग्जाम्पल ऑफ सेल्स एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी क्या है? एक होता है डिस्काउंट्स और स्पेशल ऑफर, स्पेशल ऑफर चल रहा है, कुछ डिस्काउंट दे रहा है, तो फिर उसमें लोग, एक स्ट्रैटेजी होता है जिसके थ्रू लोग अट्रैक्ट होता है और कस्टमर खरीदते हैं सामान। टू फंक्शंस ऑफ पैकेज मैनेजमेंट, एक होता है प्रोडक्ट को प्रोटेक्शन देना और दूसरा होता है एनहेंसिंग मार्केट अपील। ठीक है, क्लियर? इसमें से एक ही क्वेश्चन 2-3 बार था, थोड़ा घुमा फिरा के क्वेश्चन था, ऐसे कर सकते हैं। आपको क्लियर हो गया ना? 2 मार्क्स में ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है। चलिए आगे 2 या 3 मार्क्स में, अब 3-5 मार्क्स का जो क्वेश्चन बन सकता है उसके ऊपर डिस्कस करें। ठीक है, चलते फिर। फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस द फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग का क्या फंक्शंस है? मार्केटिंग इज द प्रोसेस आइडेंटिफाइंग, क्रिएटिंग, सेटिस्फाइंग कस्टमर्स नीड्स थ्रू प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। ठीक है, मार्केटिंग का क्या फंक्शंस है? मार्केटिंग क्या है? एक प्रोसेस है। क्या करते हैं ये? आइडेंटिफाई करते हैं, क्रिएट करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं। किसको? कस्टमर को। कस्टमर का जो नीड्स है उसको आइडेंटिफाई करते हैं, कभी कभार नीड क्रिएट भी कर देते हैं और कस्टमर को जो नीड्स है उसको सेटिस्फाई करने का काम इसका है। सो द मेन फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग आर डिस्क्राइब बिलो। क्या फंक्शन है मेन, देखते हैं फिर। नंबर 1 मार्केट रिसर्च, बाजार गवेषणा। ठीक है, मार्केटिंग बिगिंस विथ रिसर्चिंग द मार्केट टू अंडरस्टैंड कस्टमर्स नीड्स, प्रेफरेंस एंड ट्रेंड्स। मतलब कस्टमर का जो पसंद है, नापसंद है, कस्टमर को क्या चाहिए, ये मार्केट रिसर्च करके पता करना इसका एक सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट काम है। उसके द्वारा फिर वो नए स्ट्रैटेजी वगैरह अपनाएगा, डिसीजन लेगा। नेक्स्ट क्या है? प्रोडक्ट प्लानिंग। ठीक है, दूसरा काम क्या है? प्रोडक्ट प्लानिंग। प्रोडक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। जैसे मार्केटिंग इन्वॉल्व डिसाइडिंग व्हाट प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स आर और सर्विसेज टू ऑफर। क्या प्रोडक्ट और सर्विस हम देना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, देयर फीचर्स क्या होगा, क्वालिटी क्या होगा, डिज़ाइन क्या होगा, पैकेजिंग क्या होगा, ये सब पहले फिक्स करना पड़ता है, फिर प्रोडक्ट को प्लान करना पड़ता है, फिर उसको डेवलप करना पड़ता है। ठीक है, तो कस्टमर का रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये सब चीज़ करना पड़ता है। नेक्स्ट पार्ट क्या है? प्राइसिंग। सेटिंग द राइट प्राइस इज एन एसेंशियल फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। ठीक है, सही प्राइस लेना ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्राइस शुड बी रिफ्लेक्ट प्रोडक्शन कॉस्ट, कंपटीशन, मार्केट डिमांड एंड कस्टमर परसेप्शंस। इसको देखते हुए प्राइस फिक्स करना पड़ेगा आपको। ठीक है, मार्केट में प्रोडक्शन का कॉस्ट कितना पड़ रहा है आपको, कंपटीशन क्या है, मार्केट में डिमांड क्या है, उसके आधार पे आपका प्राइस फिक्स होगा। प्रमोशन। मार्केटिंग इंक्लूड्स इन्फॉर्मिंग एंड परsuading customers about the product through advertising, personal selling, सेल्स प्रमोशन, पब्लिक रिलेशन। इसके द्वारा कस्टमर को प्रोमोट करना, अपना प्रोडक्ट के बारे में उनको अवेयर करना, उनको मतलब उनको अवेयर करवाना कि भाई हमारे प्रोडक्ट ये है ना। किसके थ्रू हो सकता है? एडवर्टाइजमेंट के थ्रू हो सकता है, पर्सनल सेलिंग के थ्रू हो सकता है, सेल्स प्रमोशन के द्वारा हो सकता है, ऐसे। और क्या है भाई? डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। तो मार्केटिंग एंश्योर्स प्रोडक्ट आर अवेलेबल एट राइट प्लेस एंड राइट टाइम। सही समय में सही जगह पे प्रोडक्ट मिल जाए, ये कन्फर्म करते हैं कौन? मार्केटिंग। उसके लिए क्या करना पड़ता है? इन्वॉल्व इसमें क्या क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है और लॉजिस्टिक्स एंड स्टोरेज, ये सब चीज़ इसके अंदर इन्वॉल्व है काम के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्या है भाई? कस्टमर सपोर्ट एंड फीडबैक। मार्केटिंग ऑल्सो इंक्लूड्स प्रोवाइडिंग पोस्ट परचेज सपोर्ट। परचेज करने के बाद अगर कस्टमर को सपोर्ट चाहिए वो देते हैं। हैंडलिंग कंप्लेंट्स, अगर कोई कंप्लेंट है उसको भी हैंडल करना पड़ता है। एंड कलेक्टिंग कस्टमर फीडबैक। कस्टमर को क्या लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा, जो भी है उसका फीडबैक लेना, ये भी उनका काम होता है।
क्रिएटिंग डिमांड, मार्केटिंग क्रिएट्स अवेयरनेस एंड डिजायर ऑफ प्रोडक्ट एंड इनकरेजिंग कंज्यूमर्स टू बाई, उनको अवेयर करते हैं और उनका जो डिज़ायर है प्रोडक्ट का वो उसको पता करते हैं और उसके बाद उनको इनकरेज करते हैं कि भाई आप ये सामान खरीदो, कंज्यूमर को खरीदने के लिए इंसिस्ट करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ब्रीफली डिस्क्राइब द डिफरेंट फिलोसॉफीज ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। मार्केटिंग मैनेजमेंट का अलग अलग जो फिलोसॉफीज है वो थोड़ा सा आप डिस्कस कीजिए, ये बोला गया है आपको, ठीक है। पानी पीना पड़ता है। चलिए, मार्केटिंग मैनेजमेंट जो है, मार्केटिंग मैनेजमेंट हैज सेवरल फिलोसॉफीज दैट गाइड हाउ बिजनेस अप्रोच कस्टमर्स एंड सेल्स, ठीक है। दिस इंक्लूड्स, इसमें से क्या क्या आता है एक एक करके डिस्कस करते हुए चलेंगे। जैसे प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, दिस फिलोसॉफी फोकसेज ऑन हाई प्रोडक्शन एफिशिएंसी एंड लो कॉस्ट, बड़ी कम कॉस्ट में, है ना, लो कॉस्ट में हम हाई एफिशिएंसी से कैसे प्रोडक्शन करें, ये एश्योर करना होता है मेनली इसमें, ठीक है। इस फिलोसॉफी में बोला जाता है एज्यूमिंग दैट कस्टमर्स प्रेफर वाइडली अवेलेबल एंड अफोर्डेबल प्रोडक्ट, उनका अफोर्डेबल भी होना चाहिए और बहुत ही उनको मतलब चारों तरफ उनको प्रोडक्ट मिले, अवेलेबल हो। नेक्स्ट है प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट के वाइज क्या होता है, इट एम्फेसाइज प्रोडक्ट क्वालिटी, प्रोडक्ट का जो क्वालिटी वो अच्छा होना चाहिए, नए नए चीज़ इनोवेटिव होना चाहिए, इनोवेशन आना चाहिए उसमें, एंड फीचर्स, इनोवेटिव एंड नए फीचर्स उसमें आना चाहिए। एज्यूमिंग दैट कस्टमर्स विल प्रेफर सुपीरियर प्रोडक्ट, मतलब इसमें इस कॉन्सेप्ट वाइज कस्टमर ऑलवेज क्या चाहते हैं कि सुपीरियर प्रोडक्ट उन्हें मिले। नेक्स्ट सेलिंग कॉन्सेप्ट, दिस फिलोसॉफी फोकसेस ऑन एग्रेसिव सेलिंग एंड प्रमोशंस टू कन्विंस customers to buy, often prioritizing short term sales over customer needs। कस्टमर के नीड के वाइज शॉर्ट टर्म सेल्स करने के लिए ये चीज़ अप्लाई किया जाता है सेलिंग कॉन्सेप्ट। इसमें क्या होता है प्रमोशन, इसमें इस मतलब कस्टमर को कन्विंस किया जाता है कि वो उनका सामान खरीदे, ठीक है। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, इट फोकसेस ऑन आइडेंटिफाइंग सेटिस्फाइंग कस्टमर्स नीड्स एंड बेटर देन कॉम्पिटिटर्स, दूसरे जो कॉम्पिटिटर उससे बेटर कस्टमर को समझे, कस्टमर को नीड को समझे और कस्टमर को सेटिस्फाई करे। तो फिर क्या होगा भाई, कस्टमर को आप जितना ज़्यादा सेटिस्फाई करेंगे, कस्टमर के साथ लॉन्ग टर्म आपका एक अलग सा रिलेशन बन जाएगा, तो कस्टमर आपका फिक्स हो जाएगा, ठीक है, आपका बिजनेस भी फिक्स चलता रहेगा, है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट सोशल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, ये क्या होता है, दिस फिलोसॉफी एम्फेसाइजेज मीटिंग द कस्टमर नीड वाइल बेनिफिटिंग सोसाइटी एंड प्रोटेक्टिंग द एनवायरनमेंट, इसमें प्रोटेक्शन, एनवायरनमेंट का प्रोटेक्शन हो और सोसाइटी का बेनिफिट हो, ये चीज़ इस कॉन्सेप्ट में देखा जाता है। इज एंश्योर्स रिस्पॉन्सिबल एंड एथिकल मार्केटिंग, ठीक है भाई, क्लियर। आगे चले, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिस्कस द कंपोनेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स का क्या क्या कंपोनेंट्स है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मार्केटिंग मिक्स का क्या क्या कंपोनेंट है, ठीक है। विपणन मिश्रण उपादानगुली की चलो। नाउ मार्केटिंग मिक्स इज द सेट ऑफ टूल्स स्ट्रैटेजीज यूज्ड बाय द बिजनेस टू सेटिस्फाई कस्टमर नीड्स, अचीव बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स एंड गेन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, ठीक है। तो इसमें कॉमनली रिप्रेजेंट क्या रिप्रेजेंट करते हैं, किसके थ्रू, 4 P's से रिप्रेजेंट करता है, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। तो কি বলছে, বিপণন মিশ্রণ হলো এমন একটি কৌশল ও সরঞ্জামের সমষ্টি যা ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানকে ক্রেতার চাহিদা পূরণ, ব্যবসায়িক লক্ষ্য অর্জন এবং প্রতিযোগিতার সুবিধে লাভ করতে সাহায্য করে, ঠিক है। तो इसके अंदर कौन सा क्या क्या इन्वॉल्व है, এর মধ্যে কি কি আছে, পণ্য, মূল্য, স্থান আর প্রচার, ঠিক আছে, 4P। चलो तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक एक करके हम डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या है, द प्रोडक्ट इज द कोर एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग। भाई प्रोडक्ट नहीं है तो किसको तुम बेचोगे, प्रोडक्ट मेन है। तो इट रिफर्स टू गुड्स और सर्विसेज ऑफर्ड टू सेटिस्फाई द कस्टमर नीड्स, ये सबसे महत्वपूर्ण, बहुत सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो डेफिनेटली इस प्रोडक्ट का क्वालिटी क्या होना चाहिए कि भाई यूटिलिटी होना चाहिए, उसको यूजेबल होना चाहिए, उसका क्वालिटी अच्छा होना चाहिए, अच्छा डिज़ाइन होना चाहिए, फीचर्स और पैकेजिंग दैट आर अट्रैक्ट कस्टमर, जो कि कस्टमर को अट्रैक्ट करेगा। तो
तो प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है मार्केटिंग मिक्स का। ठीक है, नेक्स्ट प्राइस रेफर्स टू द अमाउंट ए कस्टमर पेज टू एक्वायर प्रोडक्ट और सर्विस। कोई प्रोडक्ट और सर्विस हमें खरीदने के लिए जितना पैसा हमें देना पड़ता है उसको बोला जाता है प्राइस। सो इट अफेक्ट्स द डिमांड, है ना, प्रॉफिट एंड मार्केट पोजीशन, इसके ऊपर डिपेंड करता है। सो फैक्टर्स लाइक प्रोडक्शन कॉस्ट, कॉम्पिटिशन्स, मार्केट डिमांड, है ना, परसीव्ड वैल्यूज, ये सब डिपेंड करता है आपका प्राइस के ऊपर। प्राइस कितना आपका रखना पड़ेगा, प्राइस कितना होगा आपका प्रोडक्ट का। ठीक है, प्लेस इंडिकेट्स हाउ एंड व्हेयर प्रोडक्ट परचेज रीचेज द कस्टमर्स। कैसे और कहाँ पे प्रोडक्ट कस्टमर के पास मिलेगा, कस्टमर को कहाँ मिलेगा। सो इट इन्वॉल्व्स डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, लॉजिस्टिक्स एंड मार्केट कवरेज। ठीक है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, अवेलेबल एट द राइट प्लेस एंड राइट टाइम, सही समय में सही जगह पे प्रोडक्ट मिल जाए, ये एश्योर करना है इनका काम। और लास्ट में आता है promotions includes communication strategies to inform, pursue and remind customers about the product। प्रोडक्ट के बारे में लोगों को इंफॉर्मेशन देना, प्रॉपर कम्युनिकेशन परस्यू करना, ये कस्टमर के पास पहुंचाना, ये इनका मेन फंक्शंस है। टूल्स इंक्लूड्स एडवर्टाइजिंग, किसके द्वारा हो सकता है, एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग के द्वारा, सेल्स प्रमोशन या पब्लिक रिलेशन या डिजिटल मार्केटिंग के द्वारा ये काम हो सकता है। ये आपका 4P जो है मार्केटिंग मिक्स का। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द क्वालिटीज ऑफ एन एफिशिएंट सेल्समैन। एक एफिशिएंट सेल्समैन का क्या क्वालिटीज होना चाहिए, একজন সুদক্ষ বিক্রয়কর্মী গুণাবলী কি কি হওয়া দরকার। ठीक है, क्या क्वालिटीज उसके अंदर होना चाहिए। एन एफिशिएंट सेल्समैन प्लेज अ की रोल इन इंक्रीजिंग सेल्स, बिल्डिंग कस्टमर ट्रस्ट एंड प्रोमोटिंग कंपनीज प्रोडक्ट और सर्विसेज। तो इसके लिए ये काम वो करते हैं, अच्छा रिलेशन बनाते हैं, है ना, कस्टमर के साथ अच्छा रिलेशन बनाते हैं, कंपनीज़ का जो वैल्यूज़ है वो कस्टमर के सामने अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो उनका किस क्वालिटी होना चाहिए, तभी जाके ये चीज़ कर पाएगा। क्या क्वालिटी होना चाहिए उनमें, देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कम्युनिकेशन स्किल्स, ए सेल्समैन मस्ट कम्युनिकेट ईजीली, क्लियरली एंड लिसन केयरफुली। सुने और क्लियरली किसी को बोल पाए, कन्वे कर पाए अपना जो प्रोडक्ट के बारे में या सर्विस के बारे में कस्टमर को अच्छे तरीके से समझा पाए। तो इसका मतलब गुड कम्युनिकेशंस उसके अंदर होना चाहिए, तब जाके वो कस्टमर को अच्छे तरीके से समझा पाएगा। कस्टमर को नीड को भी समझेगा और कस्टमर को भी समझा पाएगा। और क्या है, प्रोडक्ट नॉलेज, ही और सी मस्ट हैव थॉरो नॉलेज ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस बीइंग सोल्ड। जो प्रोडक्ट वो सेल करने गए हैं उसके बारे में उसके पास पूरा जानकारी होना चाहिए, जैसे उसका फीचर्स क्या है, बेनिफिट क्या है एंड यूसेज क्या है, इसके बारे में उसको ज़रूर जानना चाहिए। तो उसका कॉन्फिडेंस बरकरार रहेगा, वो समझा पाएगा, है कि नहीं। परसुएशन स्किल्स मीन्स ए गुड सेल्स पर्सन शुड एबल टू परस्यू कस्टमर्स कन्विंसिंगली विदाउट बीइंग फोर्सफुल। किसी को फोर्स नहीं करना है, उसको कन्विंस करना है। अगर वो परसुएशन स्किल्स अच्छा रहेगा तो वो लोगों को अच्छे तरीके से उन्हीं को समझा पाएगा कि भाई आप खरीदो, फोर्स नहीं करना है, लेकिन उसको इंसिस्ट कर पाएगा। ठीक है, क्योंकि प्रोडक्ट का हाई वैल्यूज़ जो है उसको इतना अच्छे तरीके से बेनिफिट को हाईलाइट करेगा तो फिर कस्टमर ऐसे भी खरीदने के लिए तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, पेशेंस एंड परसेवरेंस। ठीक है, सेल्स रिक्वायर्स पेशेंस डीलिंग विथ हेजिटेंट और डिफ़िकल्ट कस्टमर्स, है ना। कस्टमर बहुत सारे ऐसे आएगा, आपको उल्टा सीधा बोलता रहेगा, लेकिन आपको अपना पेशेंस रख के उन्हें बात करना पड़ेगा। बात करके अपना जो काम है सेल करना वो अचीव करना पड़ेगा। ठीक है भाई। कस्टमर ओरिएंटेड अप्रोच, सो ए सक्सेसफुल सेल्स पर्सन ऑलवेज फोकसेज ऑन सेटिस्फाइंग द कस्टमर नीड। ऑलवेज वो चाहेगा कि कस्टमर को कितना सेटिस्फाई हम कर पाए। ठीक है, नॉट जस्ट मेकिंग सेल, सो अंडरस्टैंडिंग एंड सॉल्विंग कस्टमर्स प्रॉब्लम। ठीक है,
इंटीग्रिटी एंड ऑनेस्टी, बीइंग ऑनेस्ट अबाउट प्रोडक्ट फीचर्स, प्राइस एंड लिमिटेशंस, बिल्ड ट्रस्ट एंड लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विद कस्टमर्स, है ना। ये चीज़ उनका ऑनेस्ट होना चाहिए, ऑनेस्टली उसको काम करना चाहिए कस्टमर के साथ, तो उनका कस्टमर के साथ लंबा रिलेशन बरकरार रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट देने का क्या फ़ायदा हमें मिलता है, चलिए देखते हैं। एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट क्या होता है? एडवर्टाइजमेंट इज द की एलिमेंट फॉर मार्केटिंग इन दैट इन्फॉर्म, परस्यूड्स एंड रिमाइंड कस्टमर्स अबाउट द प्रोडक्ट एंड सर्विस। प्रोडक्ट एंड सर्विस के बारे में कस्टमर को इन्फॉर्म करने के लिए एक ही सबसे बेहतरीन तरीका है एडवर्टाइजमेंट। ठीक है। दिस इज द इम्पॉर्टेंस कैन बी डिस्कस्ड, फॉलो। देखते हैं क्या इंपॉर्टेंस है इसका। नंबर 1, क्रिएट्स प्रोडक्ट अवेयरनेस। एडवर्टाइजमेंट क्या करता है? इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट एंड इन्फॉर्मेशन टू द कस्टमर्स, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट एंड फीचर्स ऑफ द बेनिफिट्स। ये सब क्या होता है? न्यू एंड एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर को इन्फॉर्म करते हैं, अवेयर करते हैं। और क्या करते हैं भाई? परस्यूट्स कस्टमर्स। एडवर्टाइजमेंट इन्फ्लुएंस कस्टमर्स एटीट्यूड एंड एनकरेज देम टू बाई ए प्रोडक्ट और सर्विसेज। कस्टमर को इंश्योर करते हैं, कस्टमर को परस्यूट करते हैं कि भाई तुम अपना सामान खरीदो, खरीदने के लिए उनको उत्साहित करते हैं। ठीक है। सपोर्ट सेल्स प्रमोशन। एडवर्टाइजमेंट हेल्प इंक्रीज सेल्स बाय रीचिंग द लार्जर ऑडियंस एंड क्रिएटिंग डिमांड फॉर द प्रोडक्ट। क्योंकि एडवर्टाइजमेंट हम देते हैं कि लार्जर मतलब जो टीवी में दे देते हैं, ऑनलाइन में देते हैं, तो बहुत लोगों के पास ये इन्फॉर्मेशन मिल जाता है ना। तो सेल्स प्रमोशन का एक अच्छा तरीका है ये। बिल्ड्स ब्रांड इमेज। रेगुलर इफेक्टिव एडवर्टाइजमेंट क्या होता है? क्रिएट पॉजिटिव इमेज और ब्रांड, मेकिंग इट मोर रिकॉग्नाइजेबल एंड ट्रस्टवर्दी। बार बार आप एडवर्टाइजमेंट देते रहेंगे, रेगुलर देते रहेंगे, और इसमें क्या होगा कि भाई एक इफेक्टिव एडवर्टाइजमेंट देते रहेंगे, लोगों के मन में एक पॉजिटिव थिंकिंग हो जाएगा आपका प्रोडक्ट के बारे में। और क्या है? एडुकेट्स कस्टमर्स, बात हुई है घुमा फिरा के, इन्फॉर्म कस्टमर्स अबाउट द प्रॉपर यूसेज, सेफ्टी प्रिकॉशंस और न्यू फीचर्स क्या आए हैं, कैसे यूज़ करना है इसको, सेफ्टी कैसे रहना है इसमें, प्रिकॉशंस क्या लेना है, ये सब चीज़ एडवर्टाइजमेंट के द्वारा समझाया जाता है कस्टमर को। नेक्स्ट, क्रिएट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। इफेक्टिव एडवर्टाइजिंग डिस्टिंग्विशेस ए कंपनीज प्रोडक्ट फ्रॉम कंपटीटर। कंपटीटर से अपना प्रोडक्ट जो अलग है, क्यों इनको आपको खरीदना है, वो अट्रैक्टिंग करते हैं कस्टमर के पास। ठीक है, ज़्यादा अट्रैक्टिंग बनाते हैं दूसरे कंप्यूटर प्रोडक्ट से। ये काम होता है इसका एडवर्टाइजिंग का। ठीक है, क्योंकि भाई इसके द्वारा उनका मार्केट शेयर बढ़ेगा, है ना। मार्केट में बहुत सारे लोग बेच रहे हैं ना सामान। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ प्रोडक्ट नेमिंग। ब्रांडिंग, ब्रांडिंग मतलब प्रोडक्ट का जो नाम देते हैं ना हम, उसका क्या वैल्यूज़, क्या फ़ायदा मिलता है और क्या डिसएडवांटेज मिलता है। प्रोडक्ट नेमिंग इज़ द प्रोसेस गिविंग यूनिक और मीनिंगफुल नेम टू ए प्रोडक्ट। कोई प्रोडक्ट का एक अलग से यूनिक नेम होता है, किसी और से बिल्कुल अलग, और जिसका मीनिंग भी होना चाहिए। क्या होता है इसमें टू आइडेंटिफाई, क्रिएट ब्रांड रिकॉग्निशंस एंड कम्युनिकेट इट्स पर्पस और वैल्यूज। ठीक है, इसका जो पर्पस है, जो ब्रांड है, उसको वैल्यू बनाने के लिए। ठीक है, तो एडवांटेज क्या है भाई? फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन। अब देखिए, अगर किसी का नाम अलग से कर देंगे तो इजीली प्रोडक्ट का जो नाम अलग कर देंगे तो प्रोडक्ट को इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि भाई ये कौन सा प्रोडक्ट है। कस्टमर को इजीली आइडेंटिफाई करना, मतलब कस्टमर इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे प्रोडक्ट को। ठीक है, अलग से नाम पे उसको पहचाना जाएगा तो। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? ब्रांड रिकॉग्निशन। ए गुड प्रोडक्ट नेम क्रिएट स्ट्रॉन्ग ब्रांड इमेज एंड लॉयल्टी। ठीक है, एक ब्रांड क्या होता है? स्ट्रॉन्ग ब्रांड इमेज बनाते हैं। ठीक है, कौन अच्छा नाम दिया जाएगा तो ब्रांड इमेज अच्छा बनेगा। ठीक है भाई, चले आगे बढ़ते हैं। कम्युनिकेशन ऑफ बेनिफिट्स। इसमें क्या होता है? द नेम कैन कन्वे, है ना, प्रोडक्ट फीचर्स क्या है, क्वालिटी और यूसेज, सब वो नाम के अंदर अगर रहेगा तो कस्टमर को भी इजीली अंडरस्टैंड होगा, मतलब कस्टमर को इजीली समझ में आएगा। लीगल प्रोटेक्शन।
रजिस्टर्ड प्रोडक्ट नेम हेल्प्स प्रोटेक्ट अगेंस्ट, है ना, इमिटेशन एंड इन्फ्रिंजमेंट। ठीक है, कोई आपका प्रोडक्ट लेके दूसरा कोई बना के फिर बेच देगा आपके नाम लेके, ये नहीं कर पाएगा। प्रोडक्ट का नाम ही अलग रहेगा तो बिल्कुल उसमें ये क्या रहेगा, अपना जो अधिकार है वो बरकरार रहेगा प्रोडक्ट के ऊपर। ये तो गया एडवांटेज। डिसएडवांटेज क्या है भाई, इसमें डिसएडवांटेज भी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हाई कॉस्ट, अगर आप यूनिक नाम लगाएंगे, प्रोडक्ट का नेम बनाएंगे, इसके लिए रिसर्च करना पड़ेगा, लीगल रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, है ना, तो इसके कारण आपका खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो एक्सपेंसिव हो जाएगा। रिस्क ऑफ मिस इंटरप्रिटेशन, है ना, गलत समझने की रिस्क रह जाएगा। ये पुअरली चूजन नेम कैन कन्फ्यूज कस्टमर, अगर अच्छे तरीके से आप ना चूज कर पाए तो कस्टमर को कन्फ्यूज करेगा, कॉन्वे द रॉन्ग मीनिंग होगा, उसका गलत मीनिंग उनके पास आएगा, सो लीडिंग नेगेटिव इंप्रेशन हो जाएगा। फिर ये भी आपको ध्यान देना है। लिमिटेशंस एंड प्रोडक्ट लाइन एक्सपेंशन, समटाइम्स ए स्पेसिफिक प्रोडक्ट नेम मे नॉट सूट न्यू प्रोडक्ट, है ना, कोई नई प्रोडक्ट के साथ वो स्पेसिफिक नेम सूट नहीं करता है, तो इसमें लिमिटेशन ब्रांड एक्सटेंशंस अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, तो ये लिमिट कर देते कि नए नाम ले सकते थे, नहीं ले पाए। नेक्स्ट क्वेश्चंस, डिस्कस द वेरियस फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, একটি পণ্যের মূল্য নির্ধারণে বিভিন্ন বিষয় আমাদের বিবেচনা করতে হয়, সেগুলো কি কি? প্রোডাক্ট প্রাইসিং ইজ আ ক্রিটিক্যাল ডিসিশনস ইন মার্কেটিং दैट अफेक्ट्स द डिमांड, प्रॉफिटेबिलिटी एंड मार्केटिंग पोजीशंस। ठीक है भाई, तो इसमें क्या क्या चीज़ आपका इफेक्ट करता है? एक तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपका ज़्यादा है तो प्राइस ऑटोमेटिकली आपको ज़्यादा लेना पड़ेगा। ठीक है, कम होगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो आपका प्राइस भी कम रहेगा। नेक्स्ट है मार्केट डिमांड, मार्केट में प्रोडक्ट का बहुत ज़्यादा डिमांड है तो ज़रूर आप प्राइस ज़्यादा रखेंगे, लेकिन मार्केट में अगर डिमांड कम है, आपको मार्केट में घुसना है तो प्राइस आपको कम रखना पड़ेगा। कस्टमर परसेप्शन, कस्टमर परसीव वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट, है ना, अफेक्टिंग विलिंगनेस टू पे। कस्टमर का अगर अच्छा परसेप्शन है प्रोडक्ट के बारे में तो वो ज़्यादा पे करने के लिए तैयार रहेगा, तो इसलिए आप वो ज़्यादा प्राइस उसमें फिक्स कर सकते हैं। मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स, प्राइसिंग में वेरी डिपेंडिंग ऑन ऑब्जेक्टिव सच एज मार्केट पेनिट्रेशन, स्कीमिंग, सर्वाइवल और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, है ना, तो ये सब के ऊपर डिपेंड करके भी प्राइस आपको फिक्स करना पड़ता है। ठीक है, और क्या है, लीगल एंड एथिकल कंसिडरेशंस, कंपनीज मस्ट कंप्लाई विद लीगल रेगुलेशंस, कुछ लीगल रेगुलेशन वगैरह है प्राइस के बारे में, उसको मेंटेन करना पड़ता है उसको। तो रिगार्डिंग प्राइस कंट्रोल, प्राइस आप अपने मर्जी से ले नहीं सकते, है ना, तो एंटी कंपटीशन लॉज हो जाएगा फिर, एंड फेयर ट्रेड प्रैक्टिस हो जाएगा, इसके मान के उसको प्राइस फिक्स करना पड़ेगा। नाउ राइट द डिफरेंस बिटवीन एनवेलप मीन्स एंड एनकैप्सुलेशन। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या बोला गया है। Definition, a structure that contains the data along with its address or control informations। कहाँ पे? मोडक पे, है ना, तो इसमें क्या होता है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ रैपिंग द डेटा विथ प्रोटोकॉल इंफॉर्मेशन बिफोर ट्रांसमिशन। ठीक है, एक मोडक, इसमें क्या होता है, एक प्रोसेस है जिसमें रैपिंग किया जाता है, उसमें इंफॉर्मेशन रहता है पब्लिक को जनाने के लिए। ठीक है, पर्पस क्या है, टू रिकॉग्नाइज एंड कैरी डेटा सेफली अक्रॉस द नेटवर्क, अच्छे तरीके से सामान जाए, डेटा नहीं एक्चुअली ये सामान होगा, और टू हाइड इंटरनल डिटेल्स एंड एंश्योर्स प्रॉपर डिलीवरी अक्रॉस द लेयर। ठीक है, इसका क्या है, इट इज़ फिजिकल एंड लॉजिकल स्ट्रक्चर, और ये होता है इट इज़ प्रोसेस और मेथड है ये। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे डेटा पैकेट फ्रेम, और ये होता है एडिंग हेडर्स एंड
trailers to data at different layers। एक्चुअली डेटा नहीं, सामान को ऐसे करके देना पड़ता है। अच्छा, नाउ डिफरेंस बिटवीन एडवर्टाइजिंग एंड सेल्समैनशिप। सेल्स एंड एडवर्टाइज के मतलब বিজ্ঞাপন ও বিদ্যার মধ্যে কি পার্থক্য রয়েছে, ঠিক আছে, দেখা যাক। फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन, पेड कम्युनिकेशन टू इन्फॉर्म परस्यूड मेनी कस्टमर्स, ठीक है। और इसमें क्या होता है, पर्सनल स्किल टू कन्विंस कस्टमर्स, ठीक है। इसके द्वारा पर्सनल जो स्किल है उसके द्वारा कन्विंस करना पड़ता है। पर्पस क्या है, पर्पस क्रिएटिंग अवेयरनेस एंड अट्रैक्ट इंटरेस्ट एमंग मेनी। और इसमें क्लोज सेल्स कन्वीनियंस इंडिविजुअल कस्टमर्स, इंडिविजुअल कस्टमर के साथ क्लोज रिलेशन बना के, इंडिविजुअल रिलेशन बना के काम करना पड़ता है। और इसके साथ इनमें एक साथ बहुत सारे लोगों को अट्रैक्ट करना है। नेचर क्या है, इम्पर्सनल है, मास ओरिएंटेड है, और ये बिल्कुल पर्सनल है, एक 1 to 1 और इंटरैक्टिव है ये, ठीक है। मीडियम जनरली न्यूज़पेपर, टीवी, सोशल मीडिया, है ना, बिलबोर्ड्स इसके द्वारा होता है। और यहाँ पे फेस टू फेस, फोन एंड प्रेजेंटेशन के द्वारा होता है। कॉस्ट क्या है, हाई कॉस्ट फॉर मास रीच, लो कॉस्ट होगा, मोस्टली पर्सनल एफोर्ट, कोई एक व्यक्ति जाके अपना सामान बेचने की कोशिश कर रहे हैं किसी और इंडिविजुअल को, कस्टमर को, तो इसमें कॉस्ट भी लो है। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, शायद राइट द डिफरेंस बिटवीन मार्केटिंग एंड सेलिंग। मार्केटिंग एंड सेलिंग के अंदर क्या डिफरेंस है। डेफिनेशन, द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, प्रोमोटिंग एंड डिलीवरिंग द प्रोडक्ट और टू सेटिस्फाई द कस्टमर नीड्स इज द मार्केटिंग। व्हेयरएज सेलिंग क्या है, द एक्ट ऑफ एक्सचेंजिंग प्रोडक्ट्स फॉर मनी और कन्विंसिंग कस्टमर टू बाई, जस्ट खरीदने के लिए कन्विंस करना है इसमें। पर्पस क्या है, टू क्रिएट कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। इसमें टू जनरेट इमीडिएट सेल्स एंड रेवेन्यू, सीधी सी बात है, इमीडिएट सेल करो, रेवेन्यू आ जाए, और ये लॉन्ग टर्म के लिए सोचते हैं मार्केटिंग। फोकस क्या है, कस्टमर नीड्स, मार्केट रिसर्च, प्रोडक्ट प्लानिंग, ये सब। और इसमें प्रोडक्ट फीचर्स एंड परस्यूडिंग कस्टमर्स टू बाई, खरीदने के लिए उसको इंसिस्ट करना, ठीक है। टाइम ऑर्गेनाइजेशंस, ओरिएंटेशंस लॉन्ग टर्म के लिए है, ये शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी ऑब्जेक्टिव है। नेचर क्या है, ब्रॉड, स्ट्रैटेजिक एंड कॉम्प्रिहेंसिव नेचर है ये, और ये बिल्कुल नैरो, टैक्टिकल एंड इमीडिएट, ठीक है। क्लियर भाई, ये चैप्टर भी ख़त्म हुआ, ये थर्ड चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है भाई। तीनों चैप्टर हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस कर लिए, जो कि बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इसके अंदर ही आपको क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। तो अगर ये कंप्लीट कर लेंगे आप, ये वीडियो क्लियर कर लेंगे, दोनों वीडियो जो पहले दिया और ये दिया है हमने, इसको कंप्लीट कर लेंगे तो आपको बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा, कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये हमारा उम्मीद है, ठीक है भाई। एग्ज़ाम बिल्कुल काल है, आप लोग मन लगा के, ध्यान लगा के बिल्कुल आज पढ़ लीजिए कि कल अच्छा रिजल्ट आपका हो जाए, अच्छा मार्क्स आपको कल मिल जाए, ठीक है भाई। पढ़ाई करते रहिए, बेस्ट ऑफ लक। फिर मिलते हैं नेक्स्ट आप लोग ग्रेजुएशन में जाने वाले हैं, हम भी कोशिश करेंगे ग्रेजुएशन के लिए भी वीडियो बनाना शुरू करेंगे, ठीक है। इस बैच में हम स्टार्ट करेंगे, ग्रेजुएशन के लिए भी बैच बनाना शुरू करेंगे, ठीक है भाई। आज के लिए तो इतना ही, आप लोग पढ़ाई करते रहिए और अच्छा मार्क्स लाइए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर ग्रेजुएशन में, ठीक है भाई, मिलते हैं फिर। थैंक यू।